हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। आज देखिए हमारी बीएनएस की सीरीज़ चल रही थी जो हमने कंप्लीट कर ली थी, यानी बीएनएस हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। जिन बच्चों ने वो सीरीज़ नहीं देखी आप जा सकते हैं, उसमें हमने पूरा डायरेक्ट ईजी डेफिनेशंस के साथ ईजी लैंग्वेज में बहुत सिंपल तरीके से उसे कंप्लीट किया। और आज की इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज जो हम अपना सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं वो हमारा कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं, बल्कि हम आज अपना एडवोकेट एक्ट शुरू कर रहे हैं, वो भी वन शॉट में, यानी एक ही क्लास में आपका पूरा है, वो भी इस तरीके से इतना सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको एक बार में ही समझ आ जाए कि एडवोकेट एक्ट क्यों बनाया गया, क्यों लाया गया और इसका काम क्या होता है। तो यानी वन शॉट में हम पूरा एडवोकेट एक्ट आज अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं एडवोकेट एक्ट की, जिसको हम वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। हमारा टारगेट क्या है इसमें, हमें इसे कंप्लीट एक्ट को सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझना है, क्योंकि यहाँ से देखे जो एआईपी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि यहाँ से उनके 2 3 या 4 5 यानी 4 नंबर के तो क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। तो आपके 4 नंबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस एक्ट को, जिसपे बच्चे ज्यादा ध्यान नहीं देते, सोचते हैं कि पढ़ लेंगे, बट आप लोग एडवोकेट्स हैं, आपके लिए ये एक्ट पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी इस क्लास को डील करते हैं। देखिए इसका सेक्शन 1, यानी हमारा सेक्शन 1 क्या कहता है। सेक्शन 1 हमारा बताता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में किस चीज की बात होती है, इंट्रोडक्शन में बात हो रही है हमारी बेसिक ग्राउंड्स की, यानी इसके अंदर क्या बताया गया, बेसिक ग्राउंड्स बताइए हैं। जैसे इसकी इनेक्टमेंट डेट, इसकी इनेक्टमेंट डेट क्या है हमारी 19 में है, कब की, 1961 की, ठीक है। नेक्स्ट इसका एम क्या है, इस एक्ट को लाने का उद्देश्य क्या था। देखिए इस एक्ट के इंडिया में आने से पहले क्या होता था, लीगल प्रैक्टिशनर होते थे, यानी उनको क्या कहते थे, पहले क्या होते थे लीगल प्रैक्टिशनर, उनको क्या कहते थे, हम दर्ज बोलते थे, वकील बोलते थे, प्लीडर्स बोलते थे। बट इस एक्ट का आने के बाद क्या हुआ, इस एक्ट के आने के बाद इन सबको क्या कहने लगे, एक ही सिंगल, यानी इनको सबको एक ही सिंगल नाम दे दिया गया, यानी एक ही सिंगल क्लास ऑफ प्रोफेशंस बना दिया गया। क्या बनाया, जिससे इन्हें क्या कहते हैं, जिससे इन्हें एडवोकेट कहा जाता है। अब मैंने आपके लिए ये एक्ट हमारे बीआर एक्ट से अलग अपने हाथ से खुद से नोट्स तैयार करके ये बनाया है, ताकि इसलिए कि इतना सिंपल है कि जिसने कभी नहीं पढ़ा उसे भी वन टाइम में पढ़ने में समझ आ जाएगा, और आपको इसके बाद किसी और क्लास को देखने की नीड भी नहीं रहेगी। नेक्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्या है इसका, आपका सेक्शन 2 है, वो किस चीज के बारे में बात करता है, देखिए वो डेफिनेशन क्लोज के बारे में बात करता है। यानी इसकी जो सेक्शन 2 की फर्स्ट डेफिनेशन है वो किसके बारे में बात करते हैं, वो एडवोकेट्स के बारे में बात करती है। यानी 2(1)(a) में क्या बताया गया, 2(1)(a) में एडवोकेट बताया गया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका नाम किसी भी स्टेट बार काउंसिल में एनरोल हुआ हो। यानी देखिए जब आप एआईबी का पेपर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, यानी आप क्या होते हैं, एक रजिस्टर्ड वकील हो जाते हैं, यानी किसी भी स्टेट के बार काउंसिल में आपका नाम रजिस्टर्ड होता है, वही बताता है आपका सेक्शन 2(1) का ए। नेक्स्ट 2(1)(b) क्या बताता है, 2(1)(b) आपको बताता है अपॉइंटेड डेट, यानी नियत दिन, यानी वो तारीख जिस दिन इस कानून का कोई सेक्शन या प्रावधान लागू यानी फोर्स में आया था। यानी ये क्या बताता है, वो नियत दिन, वो तारीख जिस दिन इस कानून का, यानी इस जो ये एक्ट है इसका कोई भी सेक्शन कब फोर्स में आया है। ये किस में बताया, 2(1)(b). 2(1)(c) को ओमिट कर दिया गया है, क्योंकि इसको ओमिट कर दिया गया है, यानी अब ये एग्जिस्ट नहीं करता। 2(1)(d) की बात करें तो 2(1)(d) हमें बार काउंसिल के बारे में बताता है, यानी बार काउंसिल आपकी होती क्या है। यानी इस एक्ट के तहत बनाई गई कोई भी कम बार काउंसिल, यानी जिसे क्या कहते हैं आप, स्टेट बार काउंसिल। यानी स्टेट बार काउंसिल को कहाँ डिफाइन किया गया है, स्टेट बार काउंसिल को हमारे 2(1)(d) के अंदर डिफाइन किया गया है। देखिए इसके जो हमारे डेफिनेशन क्लोज हमारे किसी भी बियर एक्ट के हो, सबके इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 2(1)(e). 2(1)(e) किसके बारे में बात करता है, 2(1)(e) कहता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी बीसीआई सेक्शन 4 के तहत पूरे भारत के लिए बनाई गई नेशनल लेवल की बार काउंसिल। कहाँ पे बताया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को डिफाइन किया गया है 2(1)(e) में। नेक्स्ट 2(1)(f), इसको भी ओमिट कर दिया गया है, यानी अब ये भी हमारी जो डेफिनेशन है एग्जिस्ट नहीं करती।
उसके बाद आ जाते हैं हम 2(1)G। 2(1)G में हमें क्या बताया गया? 2(1)G में हमें बताया गया है हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट क्या, जिस स्टेट के बार काउंसिल की बात हो रही है उस स्टेट में हाई कोर्ट, यानी आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में जो हाई कोर्ट स्थित है वो कहाँ बताया गया है? वो आपको बताया गया है 2(1)G में। नेक्स्ट आ जाते हैं 2(1)H। 2(1)H में क्या है? 2(1)H में आपका आ जाता है लॉ ग्रेजुएट, यानी विधि स्नातक, यानी जो बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, यानी जिसने की मान्यता प्राप्त, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से, जिसने भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से क्या की है? LLB की डिग्री ली हुई है, उसको क्या बोलते हैं? लॉ ग्रेजुएट बोलते हैं। नेक्स्ट 2(1)I। 2(1)I क्या कहता है? 2(1)I आपको बताता है लीगल प्रैक्टिशनर, यानी अब ये लीगल प्रैक्टिशनर क्या होता है जी? लीगल प्रैक्टिशनर आपका विधिक व्यवसाय, यानी इसमें एडवोकेट, वकील, प्लीडर, मुख्तार और रेवेन्यू एजेंट शामिल है, यानी ये सब लीगल प्रैक्टिशनर किसके अंदर आता है? 2(1)I में। जे क्या बताता है? जे बताता है आपको प्रिस्क्राइब्ड, यानी आपका निर्धारित। निर्धारित का मतलब क्या होता है? इस एक्ट के तहत बनाए गए नियम, यानी जो इस एक्ट के अंदर जो रूल बनाए जाते हैं, जो रूल तय किए जाते हैं, वो कहाँ आते हैं? वो हमारे प्रिस्क्राइब्ड यानी हमारे 2(1)J के अंदर डिफाइन की गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं 2(1)K। 2(1)K का मतलब क्या है? नामावली, यानी रूल, यानी इस एक्ट के तहत बनाई जाने वाली वकीलों की ऑफिशियल लिस्ट, यानी जो वकील होते हैं उनकी जो नामावली, यानी जो लिस्ट, उनके नेम की जो लिस्ट बनाई जाती है वो किस में डिफाइन की गई? वो 2(1)K के अंदर डिफाइन की गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा 2(1)LA। इसमें क्या बताया जाता है आपको? साइन, यानी इसमें किसके बारे में बात की गई है? साइन के, यानी इसमें अंगूठे का कोई निशान, यानी थंब मार्क, कोई भी आपका थंब मार्क भी शामिल है। अगर कोई व्यक्ति साइन नहीं कर सकता तो उसमें क्या है? आपका अंगूठे का निशान भी इसमें शामिल हो सकता है। तो ये आपको कहाँ बताया गया है? यानी साइन कहाँ बताया है? साइन आपको बताया गया है 2(1)LA में। उसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन अपना 2(1)M। 2(1)M में क्या बताया गया है? 2(1)M हमारा स्टेट रोल है। स्टेट रोल क्या? वो ऑफिशियल रजिस्टर या लिस्ट जो स्टेट बार काउंसिल तैयार करते हैं, यानी वो कोई भी ऑफिशियल रजिस्टर हो, कोई भी ऐसी लिस्ट हो जिसे किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है? जिसे स्टेट बार काउंसिल के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें सभी रजिस्टर्ड एडवोकेट का नाम होता है, यानी जितने एडवोकेट जो आप देखिए, आप लोग अब क्या करें, AIB का पेपर देंगे, AIB के बाद क्या होगा? आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, एनरोल हो जाएंगे। तो जितने भी व्यक्ति रजिस्टर्ड एडवोकेट होते हैं उनका क्या बनाई जाती है? उनकी लिस्ट बनाई जाती है, जो कौन तैयार करता है? जिसे बार काउंसिल तैयार करती है। तो उन सभी के नाम वहां पे मेंशन होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना 2(1)N। 2(1)N किसके बारे में बात करते हैं? 2(1)N आपके वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं, यानी जब बार काउंसिल के किसी मेंबर की सीट खाली हो जाती है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए एक बात सुनिए, हमें जो वैकेंसियां निकलती है, यानी जिन वैकेंसी को हम लोग फिल करते हैं, जिनके लिए हम एग्जाम देते हैं, एग्जाम देकर हम वहां पर पहुंचते हैं, वो कब मिलेंगे हमें? वो वैकेंसी आएंगी कब? वो जॉब हमें कब मिलेंगी? जब वहां पे जो व्यक्ति है वो उसकी सीट खाली हो जाएगी, मतलब वो रिटायर हो जाए या वो अपनी किसी भी वजह से अपनी जॉब को रिलीज कर दे, तो यानी उसके बाद क्या होता है? वैकेंसी खाली, सीट खाली हो जाती है, जिससे वैकेंसी आती है। तो ये किस में डिफाइन किया गया है? ये 2(1)N के अंदर डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी लास्ट है 2(1)S। 2(1)S में आती है हमारी यूनियन टेरिटरी। अब आप वो सोचेंगे कि N से S के बीच के कहाँ गए, तो देखिए उनके अंदर कोई भी डेफिनेशन नहीं है, यानी उन वर्ड से कोई भी डेफिनेशन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए 2(1) के बाद सीधा लास्ट हमारा आ जाता है 2(1)S। 2(1)S क्या बताता है हमसे? 2(1)S बताता है हमसे यूनियन टेरिटरी, यानी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश। इसका वही मतलब है जो हमारे संविधान यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 के क्लॉज 30 में दिया गया, यानी यूनियन टेरिटरी हमने कहाँ पढ़ा है? आर्टिकल 366 के क्लॉज 30 में, किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो जो मीनिंग वहां पे दिया गया वही मीनिंग हमें यूनियन टेरिटरी का यहाँ पे दिया गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसका चैप्टर 2, यानी हमारा चैप्टर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।
चैप्टर 2 के अंदर हमारे कितने सेक्शन आते हैं? चैप्टर 2 के अंदर हमारे सेक्शन 3 टू 15 यानी हमारे कितने सेक्शन आएंगे? 3 से स्टार्ट होता है ये और 15 तक यहाँ पे जाएंगे। अब ये सेक्शन क्या बताते हैं? ये चैप्टर बताता है कि लीगल प्रोफेशन को चलाने वाली बॉडीज कौन सी हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या है, यानी इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यही है कि ये चैप्टर आपको ये बताएगा कि लीगल प्रोफेशन को चलाने वाली जो लीगल बॉडीज हैं वो कौन सी है और उनका स्ट्रक्चर क्या है, यानी उनका काम क्या है। इसके हम उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जो लीगल बॉडीज है, जो लीगल प्रोफेशन है, जो इसको कंट्रोल करते हैं। तो हमारा जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 किसके बारे में बात कर रहा है? देखिए बेटा, सेक्शन 3 बात करता है स्टेट बार काउंसिल की। अब ये स्टेट बार काउंसिल क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। एसबीसी क्या होता है? हर स्टेट के लिए एक बार काउंसिल होगा। देखिए जितने भी स्टेट हैं उनके लिए क्या होते हैं? अलग अलग बार काउंसिल होते हैं, ताकि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें कितने मेंबर होंगे या उनके एडवोकेट की संख्या पर डिपेंड करता है। इसमें एडवोकेट जनरल को स्टेट इसके डिफॉल्ट मेंबर यानी एक्स ऑफिसो होते हैं, यानी उसमें कितने मेंबर होंगे ये किस पर डिपेंड करेगा, यानी उनके स्टेट में कितने एडवोकेट्स होंगे, कितने इसके मेंबर होंगे, ये उस स्टेट की जितनी संख्या है, यानी जितने वहां पे लोग हैं जिस हिसाब से उस स्टेट की संख्या है, यानी कितने पीपल्स वहां पे रहते हैं, कितने लोग वहां पे एनरोल होते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टेट बार काउंसिल, जिसमें जो कहाँ गया है, जो आपका सेक्शन 3 के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा क्या, सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या बताता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं कि हमारा बीसीआई। अब ये बीसीआई है क्या? बीसीआई का मतलब होता है पूरे देश के लिए एक अपेक्स बॉडी होना, यानी पूरे, देखिए स्टेट की बात अलग होगी, पर ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी जो पूरे देश के वकीलों का हिसाब किताब रखती है। मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर ऑफ इंडिया इसके डिफॉल्ट मेंबर होते हैं, और हर स्टेट बार काउंसिल के एक मेंबर इलेक्ट होकर यहाँ आते हैं। यानी इसके अंदर क्या, इसके अंदर पूरे इंडिया से क्या होता है, हर स्टेट से एक मेंबर क्या होगा, इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद सिलेक्ट होगा, वो यहाँ आएगा। इसकी जो मेन बॉडीज है वो मेन बॉडीज आपकी कौन सी रहेंगे? वो आपके अटॉर्नी जनरल रहेंगे और सॉलिसिटर ऑफ इंडिया रहेंगे। यानी इसी को क्या, ये किसका पार्ट होते हैं? ये दोनों किसका पार्ट है? ये दोनों पार्ट होते हैं हमारे बीसीआई का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना सेक्शन 5। सेक्शन 5 किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 5 बात करता है हमारा बॉडी कॉर्पोरेट, यानी बीसीआई और एसबीसी दोनों बॉडी कॉर्पोरेट है। मतलब इनकी अपनी एक लीगल आइडेंटिटी होती है, इनका अपना एक कॉमन सील होगी, ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और इन पर केस किया जा सकता है, या ये किसी पर भी केस कर सकते हैं। मतलब कि इनका क्या मतलब हुआ, कि इनका मतलब है कि एक लीगल आइडेंटिटी होना, यानी ये कॉमन सील होंगे, ये प्रॉपर्टी ये खरीद भी सकते हैं, पर केस भी किया जा सकता है, या इन पर केस कर सकते हैं। यानी आप जो बॉडी कॉर्पोरेट है इनके ऊपर केस कर भी सकते हैं और ये भी आप पर केस कर सकते हैं। तो ये किसके अंदर बताया गया? आपको सेक्शन 5 बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर बीसीआई और एसबीसी के दोनों क्या होते हैं? एसबीसी और बीसीआई आपके क्या होते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 6 बात करता है फंक्शन ऑफ स्टेट ऑफ बार काउंसिल, यानी जो बार काउंसिल के जो फंक्शन होते हैं इसके बारे में कौन बात करता है, यानी उसके जो कार्य है, उसका जो करने का तरीका है, उसके अंदर क्या क्या चीज आती है, इस चीज पे कौन बात करता है? इसके अंदर बात करता है आपका सेक्शन 6। ये क्या कहता है? एडवोकेट को रजिस्टर करना, यानी इनके क्या क्या वर्क होते हैं? इनका काम होता है एडवोकेट को रजिस्टर करना, उनके खिलाफ डिसिप्लिन एक्शन लेना, ठीक है, और उनके लिए वेलफेयर स्कीम चलाना। अब देखिए जो एडवोकेट्स होते हैं, अब उनकी जिम्मेदारी भी तो किसी की होगी, उनको डिसिप्लिन में रखना। अगर उनके ऊपर कोई रूल ही नहीं होगा, उनके ऊपर कोई लगाम नहीं होगी, तो क्या होगा? एडवोकेट अपनी मन मर्जी करेगा। तो यानी इनका क्या काम है? एडवोकेट को रजिस्टर करना, उनके खिलाफ डिसिप्लिन या सेक्शन, यानी अगर वो कोई भी गलत कार्य कर रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं? बार काउंसिल ऑफ इंडिया उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है और उनके वेलफेयर की स्कीम बनाएगी, यानी उनके कल्याण के लिए
उनके लिए क्या अच्छा है, उनके भविष्य के लिए उनके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, यानी कौन कौन से रूल क्या क्या सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए, ये किसका काम है, ये सब काम है हमारा फंक्शन स्टेट बार काउंसिल का, जो कहाँ दिया गया, जो हमारे सेक्शन 6 में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 किसकी बात करता है? सेक्शन 7 बात करता है फंक्शन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी ये बात करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शंस के बारे में। ठीक है, अब इसके क्या क्या कार्य होते हैं? इसके कार्य होते हैं प्रोफेशनल एथिक्स के रूल्स बनाना, लॉ कॉलेज का रिकॉग्निशन देना और लीगल एजुकेशन के लेवल को मेंटेन करना। यानी ये प्रोफेशनल एथिक्स के लिए रूल भी बनाएगा, लॉ कॉलेज का भी रिकॉग्निशन देगा और लीगल एजुकेशन के लेवल को भी मेंटेन करके रखेगा। ये किसकी जिम्मेदारी है? सब जिम्मेदारी आपके बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड आपकी बीसीआई की। नेक्स्ट सेक्शन 7A। 7A क्या कहता है? मेंबरशिप इन इंटरनेशनल बॉडीज, यानी विदेशी संस्थाओं में मेंबरशिप। यानी आपका 7A क्या बताता है? 7A आपको बताता है कि आप जो विदेशी संस्थाएं उनके अंदर भी मेंबरशिप ले सकते हैं। ये कहाँ दिया गया? ये दिया गया आपके A7A के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना सेक्शन 8। सेक्शन 8 किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है टर्म ऑफ ऑफिस, यानी इसके अंदर क्या दिया गया है? इसके अंदर दिया गया है बार काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर का टेन्योर, यानी कितना होगा उनका टेन्योर? उनका टेन्योर होगा 5 साल का, यानी वो कितने टाइम तक बने रहते हैं अपनी ड्यूटी पर, अपनी सीट पे 5 साल के लिए बने रहते हैं। ये कहाँ बताया गया? ये आपको सेक्शन 8 के अंदर बताया गया है कि टर्म ऑफ ऑफिस यानी बार काउंसिल के जो इलेक्टेड मेंबर है उनका टर्न कितना है? 5 साल का। ये 5 साल तक वो अपनी सीट पे बने रहते हैं। उसके बाद क्या होता है? फिर इलेक्शन होके कोई नया मेंबर आए, चाहे वो ही आए। नेक्स्ट सेक्शन 8A क्या कहता है? ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कमिटीज, यानी खास काम के लिए कमिटीज बनाना। यानी सेक्शन 8 के अंदर किसके बारे में बात करें? यानी जो कुछ खास कार्य होते हैं उनके लिए जो कमेटी बनाई जाती है वो किसमें बनाई जाते हैं? वो आपके सेक्शन 8 के अंदर 8A के अंदर बनाई जाती है। तो इसलिए कौन बताता है? ये आपको बताता है सेक्शन 8A, यानी खास काम के लिए आपको कमेटी बनाना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 9 आपका बात करता है डिसिप्लिनरी कमेटी के बारे में, यानी जो डिसिप्लिनरी कमेटी होती है जिनका काम क्या है? डिसिप्लिन को मेंटेन करके रहना। यानी हर बार काउंसिल के कमेटी बनाएगी जो एडवोकेट के खिलाफ मिसकंडक्ट यानी गलत व्यवहार की कंप्लेंट की सुनवाई करेगी। इसमें 3 मेंबर होते हैं। यानी देखिए डिसिप्लिनरी कमेटी का क्या कार्य होता है? इसका सीधे सीधे क्या कार्य है? जो वो क्या करते हैं, वो हर बार काउंसिल में क्या बनाती है? कमेटी बनाई जो एडवोकेट है उनके खिलाफ जो मिसकंडक्ट यानी जो गलत व्यवहार हो रहा है उसकी कंप्लेंट की वहां पे क्या होती है? सुनवाई होती है। और इसमें कितने मेंबर होते हैं? इसमें टोटल आपके 3 मेंबर होते हैं। यानी ये चीजें क्यों बनाई गई हैं? इनका उद्देश्य यही है कि एक एडवोकेट को उसको प्रॉपर राइट देना, यानी अगर वो गलत कर रहा है तो भी उसके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए, अगर उसके लिए गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए। यानी ये चीज कहाँ डिसाइड होती है? ये आपके सेक्शन नंबर 9 के अंदर डिसाइड होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 किसकी बात करता है? सेक्शन 10 अब आपकी बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी एंड अदर डिसिप्लिनरी कमेटी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की और अदर डिसिप्लिन कमेटी कौन कौन सी होती है? वो एग्जीक्यूटिव होती है, आपकी फाइनेंस होती है और बाकी कमेटीज, यानी इन दोनों से अलग जितनी भी कमेटीज होते हैं वो कहाँ दी गई है? वो सेक्शन 10 के अंदर दी गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा सेक्शन 10A और 10B, यानी ये दोनों सेक्शन आपको किस चीज के बारे में बताते हैं? ये बताते हैं आपको अदर कमेटीज के बारे में। यानी जो अदर कमेटीज हैं वो कौन कौन से होते हैं? यानी अदर कमेटी में कुछ कमेटियां बनाई जाती हैं जैसे एग्जीक्यूटिव कमेटी और लीगल एड। यानी कैसी कौन कौन सी कमेटी आपके? एग्जीक्यूटिव और कौन सी? लीगल एड। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब वही है जो गरीबों को फ्री लीगल हेल्प करते हैं। यानी ये कमेटियां क्यों बनाई जाती हैं? ये उन व्यक्तियों के लिए बनाई जाती हैं जो व्यक्ति गरीब है और अपने लिए क्या है कोई एडवोकेट नहीं कर सकते, यानी ये गरीब व्यक्ति की हेल्प के लिए कमेटी बनाई जाती है ताकि ये उन लोगों की हेल्प करें जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोई भी वकील अपने लिए कर सके।
नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन 11। सेक्शन 11 आपसे क्या बात करता है? सेक्शन 11 बात करता है स्टाफ ऑफ बार काउंसिल, यानी बार काउंसिल के स्टाफ के बारे में। कहाँ दिया गया है? बार काउंसिल के स्टाफ के बारे में आपको दिया गया है सेक्शन 11 में, यानी बार काउंसिल का स्टाफ। उसमें क्या है? सिंपल मतलब क्या होगा इसका? बार काउंसिल एसबीसी और बीसीआई तो एक बॉडी है, यानी ये क्या है? ये तो एक बॉडी हो गया, लेकिन उनके रोजमर्रा के जैसे पेपर वर्क हो गया, फाइल संभालना हो गया, रजिस्ट्रेशन के कागज देखना हो गया, ये कौन करेगा? इसके लिए स्टाफ की जरूरत होती है। तो यानी इस चीज को कहाँ डिसाइड किया गया कि जिसके लिए क्या है? स्टाफ की जरूरत है। किस चीज के स्टाफ के लिए? बार काउंसिल के लिए, यानी चाहे वो एसबीसी हो आपका या बीसीआई। देखो ये तो एक लोकल ये तो एक बॉडी हो गए, ठीक है। अब इनके जो डेली के जो रोजमर्रा के छोटे छोटे काम है उनको करने के लिए किसकी जरूरत होती है? इनके लिए स्टाफ की जरूरत होती है। तो ये कहाँ बताया गया? ये आपको सेक्शन 11 के अंदर बताया गया। इसका रूल क्या है? हर बार काउंसिल को एक सेक्रेटरी और एक अकाउंटेंट, यानी क्या चाहिए इनको? एक अकाउंटेंट चाहिए और क्या चाहिए? एक सेक्रेटरी चाहिए। क्यों चाहिए? ये व्यक्ति इनको रखना कंपलसरी है। इसके अलावा वो अपने काम को चलाने के लिए जितने चाहे उतने जरूरी ऑफिसर और बाकी स्टाफ अपॉइंट कर सकते हैं, यानी उन्हें अपने ये दो व्यक्ति इंपॉर्टेंट हैं, यानी जरूरी हैं। उसके अलावा उन्हें अपने कामों के लिए जितने भी व्यक्तियों की जरूरत है, यानी जितना स्टाफ की जरूरत है, वो उन्हें क्या कर सकते हैं? अपॉइंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने रोजमर्रा के कार्यों के लिए। तो ये सब कहाँ दिया गया है आपका? ये सब आपका सेक्शन 11 में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 आपसे क्या कहता है? सेक्शन 12 कहता है आपसे अकाउंट एंड ऑडिट। अब ये अकाउंट एंड ऑडिट क्या है भाई? देखिए, अकाउंट एंड ऑडिट का मतलब होता है हिसाब किताब और चेकिंग, यानी जो हिसाब किताब है वहां का उसे देखने के लिए। सीधा मतलब क्या है इसका? देखिए, मैंने हर चीज को इतना सिंपल डिफाइन कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में इसको इतना इजी कर दे, इसको एक्ट को इतना इजी बना दिया ताकि आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम आए ही ना। एंड इसका सिंपल मतलब क्या है? सिंपल मतलब इसका बार काउंसिल के पास एनरोल फीस और बाकी सोर्सेस एक बहुत सारा पैसा आता है। कहाँ से आ रहा है? वो कहाँ से आ रहा है? एनरोलमेंट फीस से और बाकी सोर्सेस से क्या आता है? उनके पास क्या आता है? पैसा आता है। अब उस पैसे का क्या? उस पैसे का हिसाब किताब रखने के लिए उन्हें क्या चाहिए? उस पैसे का हिसाब किताब रखने के लिए उन्हें क्या चाहिए? उन्हें एक अकाउंटेंट की जरूरत होती है। यानी हर बार काउंसिल को अपने सारे खर्चे और कमाई के सही सही हिसाब रखने के लिए किसकी जरूरत होगी? इस अकाउंटेंट को जरूरत होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं 13 क्या है? वैकेंसी इन बार काउंसिल, यानी जो बार काउंसिल वैकेंसी निकालती है जिसका आप बच्चों को सबसे ज्यादा इंतजार दिया होता है। ये सेक्शन 13 इसका इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसको आप मार्क कर लीजिए क्योंकि ये सेक्शन आपके अपने मतलब का है। आप लोग जो बच्चे जितने भी बच्चे एडवोकेट्स हैं या जो बनने वाले हैं उनको सबसे ज्यादा क्या बीसीआई की तरफ से कब नोटिफिकेशन आएगा, बीसीआई कब क्या निकालेगी? वैकेंसी निकालेगी। तो ये दिया कहाँ है? कि आपको एडवोकेट एक्ट के सेक्शन 13 के अंदर दिया गया। यानी खाली सीटें जब क्या होता है? जब खाली सीटें खाली होंगी तभी क्या होगा? तभी तो बीसीआई क्या निकालेगी? नए मेंबर के लिए क्या निकालेगी? वो वैकेंसी निकालेगी। यानी इसका सीधा मतलब क्या है? मान लीजिए बार काउंसिल में क्या है, कोई सीट खाली हो गई तो क्या किसी भी मेंबर को रजिस्ट्रेशन में जैसे कैसे? या तो किसी ने रिजाइन दे दिया या किसी की डेथ होने से। यानी देखिए, दो कारण तो और भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे यही दो कारण सही लगे। यानी इसका सीधा सीधा कारण क्या है? यानी आपका इसका सीधा मतलब क्या है कि अगर किसी मेंबर की क्या हो जाता है, कोई रिजाइन दे दिया, कोई डेथ हो जाए या उनके इलेक्शन में कोई छोटी मोटी कमी हो, यानी उनके इलेक्शन में क्या हो गई? कोई छोटी मोटी कमी होने से की वजह से क्या हो जाती है? उनकी सीट खाली हो जाती है। तो क्या इसका मतलब क्या होगा? यानी बार काउंसिल के द्वारा लिए गए सारे फैसले कैंसिल हो जाएंगे। यानी वो जो इनकी अगर ये लोग हट गए तो इन्होंने जो फैसले इन्होंने पहले लिए थे क्या वो सारे क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मतलब अगर बार काउंसिल में कोई सीट खाली है या किसी मेंबर का इलेक्शन में कोई डिफेक्ट था तब भी उनके द्वारा लिए गए सारे काम या लिए गए सारे डिसीजन 100% क्या होते हैं? वैलिड होते हैं। यानी उन्होंने जो डिसीजन जो काम किए हैं वो क्या है? पूरे वैलिड माने जाएंगे। ये नहीं है कि वो हट गए, उन्होंने रिजाइन तो उनके डिसीजन को भी आप कैंसिल कर देंगे, ऐसा नहीं होता। यानी कानूनी रूप से वो क्या माने जाएंगे? कानूनी रूप से वो बिल्कुल सही माने जाएंगे।
ठीक है। इसी बहाने से उनके काम को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि हाँ जी ये छोड़ के चले गए तो अब आप उनके किसी भी कार्य को किए हुए को कोर्ट में चैलेंज कर दे कि जी उनका तो ये डिसीजन गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या कहता है? इलेक्शन टू बार काउंसिल नॉट टू बी क्वेश्चन ऑन सर्टेन ग्राउंड। इलेक्शन पर मतलब कि क्या है, इसका क्या कहना है? ये इसका मतलब यही है कि इन्हें इलेक्शन पर क्या क्या सवाल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इलेक्शन क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि बार काउंसिल के मेंबर का इलेक्शन होता है जिससे क्या कहा जाता है? जिससे लीडर चुना जाता है। यानी इस सेक्शन का काम यही है कि कोई भी इंसान छोटी मोटी बातों को लेकर इलेक्शन को कोर्ट में चैलेंज नहीं करेगा। यानी छोटी मोटी बातों के चक्कर में कोई भी जाके इसको क्या नहीं करेगा? कोर्ट में चैलेंज नहीं करेगा। यानी इसका उद्देश्य ही क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि देखिए जो व्यक्ति जो इलेक्शन से इलेक्ट होकर यानी वो इलेक्शन जीत कर वहां के बैठा, तो अगर उससे कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो आप उसकी वजह से उस पर क्या नहीं कर सकते? कोई केस नहीं कर सकते। यानी इसका रूल क्या कहता है? रूल इसका कहता है किसी भी स्टेट बार काउंसिल के इलेक्शन को सिर्फ बात पर गलत नहीं ठहराया जा सकता। कैसे? यानी किसी वोटर एडवोकेट को वोट देने का नोटिस टाइम पर नहीं मिला, या फिर किसी वोटर का नाम गलती से वोटर लिस्ट में से क्या क्या छूट गया। अब मान लीजिए आप क्या कीजिए, यानी किसी भी यानी कोई भी वोटर है, कोई भी एडवोकेट है जो वहां पे वोट दे, अगर उसको उसका नोटिस क्या है टाइम पे नहीं मिला, यानी इलेक्शन है उसको टाइम से नोटिस नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे? किसी पर भी केस कर देंगे? ऐसा नहीं होता। या किसी का नाम गलती से वोटर लिस्ट में छूट गया तो यानी आप उसकी वजह से भी केस कर देंगे। तो ये चीजें मायने नहीं रखती। यही आपको बताता है आपको सेक्शन 14। यानी अगर कोई छोटी मोटी टेक्निकल गलती हुई है जिससे इलेक्शन के फाइनल रिजल्ट पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता तो इलेक्शन बिल्कुल वैलिड माना जाएगा। क्योंकि देखिए टेक्निकल मिस्टेक से अगर किसी एक व्यक्ति का नाम छूट गया है, किसी को इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, तो उससे आप पूरे इलेक्शन को क्या नहीं कर सकते? उसको खत्म नहीं करा सकते कि ये इलेक्शन गलत तरीके से हुआ। ऐसा नहीं होता। अगर उस पर कोई ऐसा प्रभाव पड़े यानी कोई चीटिंग करके कोई मेंबर बने तो अलग बात है। यानी इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इलेक्शन बिल्कुल वैलिड माने जाएंगे। इन पर आपको क्या कर सकते हैं? कोई छोटे मोटे इन टेक्निकल इशू की वजह से कोई भी कंप्लेंट या इनको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये आपको क्या बताता है? ये आपको सेक्शन 14 बताता है। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर 2 का, चैप्टर 3 का हमारा लास्ट सेक्शन के 15। सेक्शन 15 क्या कहता है आपसे? पावर टू मेक रूल। यानी किसके पास क्या है? पावर है किस चीज की? रूल बनाने की। एक यानी बार काउंसिल सॉरी बेटा 5 मिनट के लिए। बार काउंसिल के पास अपने रोजमर्रा के कामों को चलाने के लिए क्या है? रूल्स बनाने की क्या होती है? पावर होती है। यानी किसके पास होती है? कौन से सेक्शन में दी गई है पावर टू रूल? यानी वो अपने जो रोजमर्रा के काम है उनको बनाने के लिए उन्हें क्या चाहिए? कुछ रूल बनाने पड़ते हैं। तो ये कहाँ दिया गया है? आपको सेक्शन 15 के अंदर बताया गया है। तो यहाँ पे आज हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 2 में हमने क्या देखा? चैप्टर 2 में हमने बीसीआई और एसबीआई से रिलेटेड जितने भी हमारे रूल्स हैं इन सब के बारे में हमने यहाँ पे बात की है, ताकि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर इनमें से ऐसा कोई भी चीज है जो आपको समझ में नहीं आया है, यानी आपको अगर इनमें से कोई भी एक भी सेक्शन है जिसके बारे में कुछ समझ, तो आप पूछ सकते हैं। यानी एसबीसी और बीसीआई से रिलेटेड जो भी रूल बनाए जाते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? वो चैप्टर 2 में बनाए जाते हैं। ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है और बात आता है हमारा चैप्टर 3। चैप्टर 3 किसके बारे में बात करता है? चैप्टर 3 आपका एडमिशन एंड एनरोलमेंट के बारे में बात करता है। यानी इसके अंदर हमें क्या दिया गया है? इसके अंदर हमें क्या दिया गया है? इसके अंदर हमें दिया गया है एडमिशन एंड एनरोलमेंट। यानी इसमें कितने टोटल सेक्शन आते हैं? इसके अंदर आपके टोटल सेक्शन आते हैं 16 से 28। यानी 16 से 28 के बारे में किस में दिया गया है? चैप्टर 3 में दिया गया।
ठीक है, अब इसका काम क्या होता है इसके बारे में हम अब देख लेते हैं। यानी वकील बनने का तरीका, एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, उनकी कैटेगरीज क्या है, ये सब हम कहाँ पढ़ने वाले, ये हम अपने चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं। यानी कौन क्या क्या चीजें हैं इसमें, वकील बनने का हमारा तरीका, उसकी एलिजिबिलिटी और उनकी कैटेगरीज, इन सब के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, इन सब के बारे में हम चैप्टर 3 के अंदर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, यानी हमारा सेक्शन 16 जो हमारे चैप्टर 3 का फर्स्ट सेक्शन है, यानी सीनियर एंड अदर्स। अब ये सीनियर और अदर्स होता क्या है भाई, कि सीनियर एडवोकेट हो गए और अदर्स हो गए, यानी ये होते क्या है, इनके बारे में फर्क क्या है, इनमें फर्क क्या है, ये क्या बताता है, ये बताता है हमारा सेक्शन 16। यानी एडवोकेट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2। पहले कैसे हो गया आपके सीनियर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट कौन से होते हैं आपके, जो आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर होते हैं, यानी जो कहाँ पे जिन्हें उनकी एबिलिटी और एक्सपीरियंस के बेस पर कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट या फिर कहाँ, या फिर हाई कोर्ट में क्या किया गया है, डेसिग्नेट किया गया है। यानी वो कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उनको कहाँ पे काम करने की अथॉरिटी मिली हुई है, सुप्रीम कोर्ट में और आपके हाई कोर्ट में। ठीक है, तो उन्हें कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना पेश होने पर कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है। और उसके बाद आ जाता है आपका अदर एडवोकेट। अभी अदर एडवोकेट क्या होते हैं, ये अदर एडवोकेट होते हैं यानी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से अलग जितने भी बाकी सभी एडवोकेट्स हैं वो सब किस में काउंट होते हैं, वो सब बाकी अदर एडवोकेट्स के अंदर काउंट होते हैं। ये कौन बताता है, ये आपको सेक्शन 16 बताता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 17। सेक्शन 17 आपसे क्या कहता है, स्टेट रोल टू बी मेंटेन, यानी इसके बारे में, इसमें किसके बारे में बात की जाती है, इसके बारे में इसमें बात की जाती है स्टेट रोल को मेंटेन करने के। यानी हर स्टेट बार काउंसिल को अपने एडवोकेट की एक सीरियल लिस्ट बनानी होती है। यानी इसके अंदर क्या है कि अपन जो भी जिस स्टेट में जितने भी बच्चे यानी जितने भी एडवोकेट क्या हुए एनरोल हुए हैं उनकी उन्हें क्या बनानी होती है, सीरियल वाइज एक लिस्ट बनानी होती है, ताकि उन्हें ये पता लगे कि हमारे स्टेट के अंदर कितने बंदे एनरोल हुए हैं फॉर अ एडवोकेट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 18। सेक्शन 18 क्या कहता है, ट्रांसफर ऑफ नेम, यानी इसके अंदर क्या बताया गया, ट्रांसफर ऑफ नेम। यानी आपको सेक्शन 18 कहता है अगर कोई एडवोकेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट होना चाहता है तो वो अपना पूरा नाम दूसरे स्टेट रोल में ट्रांसफर करवा सकता है। यानी इसके अंदर क्या है, अगर आप एक स्टेट से जैसे दूसरे स्टेट में जा रहे हैं और वहीं पे रह के आप क्या करते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या करना होगा, अपना नाम ट्रांसफर कराना पड़ेगा, जो क्या है जरूरी है। ये कहाँ बताया जाता है, आपको सेक्शन 18 में बताया जाता है कि आप अपना नाम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर भी करा सकते हैं। जाने अब तक आप यूपी में थे, अब आप यूपी से एमपी जा रहे हैं, तो आप एमपी के बालरूम में क्या कर सकते हैं, अपना नाम ट्रांसफर करा सकते हैं कि आप यहाँ पे ही प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन 19। सेक्शन 19 क्या कहता है, सेक्शन 19 कहता है सेंड कॉपीज ऑफ रोल्स ऑफ बीसीआई। यानी इसके अंदर किसके बारे में बात की गई, इसके अंदर बात की गई है कॉपीज, यानी हर स्टेट बार काउंसिल को अपनी लिस्ट की एक एक कॉपी यानी किसको देनी पड़ेगी, बीसीआई को देनी पड़ेगी। यानी हर स्टेट में जितने भी जो क्या है वकील क्या हुए हैं, आपके जितने भी एडवोकेट्स क्या हुए रजिस्टर्ड हुए हैं, उनकी एक एक कॉपी जो वहां पे लिस्ट बनती है वो किसको देनी पड़ेगी, वो बीसीआई को देनी पड़ेगी, भेजनी पड़ती है। पूरे देश का एक सेंट्रल रिकॉर्ड बन सकता है, जिससे क्या होगा, पूरे देश का क्या बन जाता है, एक सेंट्रल रिकॉर्ड बन जाता है। ये आपको कहाँ दिया गया है, ये आपको सेक्शन 19 में दिया गया है, जो आपके लिए जानना जरूरी है और आपको ये पता होना चाहिए। यानी सेक्शन 19 सेक्शन 13 आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है। नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन 20। सेक्शन 20 क्या कहता है, सेक्शन 20 बात करता है कॉमन रोल की। यानी इसके अंदर क्या गया बताया गया है, इसके अंदर बताया गया आपको कॉमन रोल, मतलब कि बीसीआई पूरे देश के एक सारे एडवोकेट की एक कॉमन लिस्ट मेंटेन करती है। यानी हालांकि अब इस पर ज्यादा फोकस नहीं होता है, यानी एक्ट में यही प्रोविजन है। यानी इसमें क्या था, पहले इसमें यह था कि बीसीआई पूरे देश के सारे एडवोकेट की क्या बनाएगी, एक कॉमन लिस्ट बनाएगी, जो अब क्या है, अब ये प्रोविजन क्या है, एग्जिस्ट एक्ट में नहीं है। मतलब कि अब इसका यही है कि इस पे कोई ज्यादा फोकस नहीं करता।
नेक्स्ट आ जाते हैं 21 किसके बारे में बात करते हैं? 21 बात करता है आपका सीनियोरिटी। यानी सीनियोरिटी में क्या कहता है? रोल में जिनका नाम पहले रजिस्टर्ड है या जिनके पहले सीनियर डेसिग्नेट किया गया वो सीनियर माने जाएंगे। यानी जो व्यक्ति पहले रजिस्टर्ड है उनको क्या माना जाएगा? उनको सीधी सीधी सी बात है, यानी जिनका रजिस्ट्रेशन पहले में हुआ है उन्हीं को क्या माना जाएगा? उनको सीनियर एडवोकेट माना जाएगा। जो जायज है, जो सभी बच्चों को कॉमनली, यानी ये तो एक जनरल नॉलेज की बात है, ये आपको पता होगी। क्योंकि देखिए जो पुराना व्यक्ति होता है, जो हमसे पहले काम कर रहा है, वो क्या होता है? वो हमारा सीनियर होता है। नेक्स्ट आ जाइए 22 क्या कहता है? सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट। यानी जिस चीज के लिए आप क्या दे रहे हैं, आप अपना AIB का क्या दे रहे हैं? एग्जाम दे रहे हैं। सेक्शन 22 आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, जिसका आप बच्चों को पता होना चाहिए। यानी जितने भी हमारे एडवोकेट्स भाई हैं, बहन हैं, उनको इस चीज का पता होना चाहिए कि ये सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है, ये हमारे एडवोकेट एक्ट में दिया था। तो ये आपको बताया जाता है सेक्शन 22 में। यानी जब आप एनरोल होते हैं तो स्टेट बार काउंसिल आपको क्या देती है? एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट देती है। आपने देखा होगा ना कि जब आप अपना, जिन बच्चों ने AIB दे रखा है, जो आपके आसपास हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनसे पूछ लीजिए कि जब वो AIB का पेपर दे देते हैं, उसके बाद उन्हें स्टेट बार काउंसिल की ओर से क्या मिलता है? एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे वो क्या हो जाते हैं? वो ऑथराइज्ड एडवोकेट हो जाते हैं। यानी उन्हें अपना प्रैक्टिस करने का क्या लाइसेंस मिल जाता है कि वो अब अपने एडवोकेट के फील्ड में क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 23 आपसे क्या कहता है? राइट ऑफ प्री ऑडियंस, यानी पहले सुनने का अधिकार। इसका सीधा मतलब क्या है? यानी जब कोर्ट में बहुत सारे वकील खड़े होते हैं तो जज सबसे पहले किसकी बात सुनेंगे? अब मान लीजिए एक कोर्ट है, उसमें क्या है? बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, अब वो सुनेंगे किसकी? अब सबके एक साथ तो नहीं सुनते। यानी इसका क्या मतलब है? इस सेक्शन ने सीनियोरिटी के हिसाब से एक प्रायोरिटी लिस्ट, यानी जो सीनियोरिटी है उसके हिसाब से क्या बनाई है? एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है, तैयार की है कि किस एडवोकेट को पहले बोलने का मौका मिलेगा। यानी जो आपके सीनियर एडवोकेट्स हैं, पहले चांस उन्हें दिया जाता है किस चीज का? बोलने का। यानी वो अपनी बात रखने का अधिकार रखते हैं। किसके अंदर? सेक्शन 23 के अंदर। यानी सेक्शन 23 आपको बताता है कि राइट टू प्री ऑडियंस, यानी पहले किसको सुना जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें कैसे हैं? जैसे देखिए इसमें यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या है? ये इसके बारे में हमने बता दिया है। इन्हें पूरे इंडिया के किसी भी कोर्ट में सबसे पहले बोलने का अधिकार दिया गया। किसको दिया गया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। यानी अगर ये किसी भी कोर्ट में ये खड़े हैं, सीनियोरिटी के हिसाब से इन्हें सबसे पहले अपनी बात रखने का क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया। नेक्स्ट बी में क्या आता है? इसमें आता है आपका सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। यानी ये कौन से हैं? ये कौन है? इन्हें अटॉर्नी जनरल के बाद, यानी सेकंड पे आते हैं। यानी सबसे पहले किसको आता है सीनियोरिटी के हिसाब से? अटॉर्नी जनरल को। उसके बाद क्या आता है? हमारे सॉलिसिटर ऑफ जनरल को। यानी पहले किसको अधिकार मिलेगा बोलने का? अटॉर्नी जनरल को। उसके बाद सॉलिसिटर ऑफ जनरल को अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया। नंबर सी पे आता है हमारा एडिशनल सोलिसिटर ऑफ इंडियन जनरल। यानी इनके बाद सोलिसिटर के बाद किसको राइट्स है अपनी बात को रखने के? इसके बाद आपको एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपनी बात रखने का, यानी तीसरा मौका इन्हें दिया जाएगा। डी क्या कहता है? डी आपसे कहता है सेकंड एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ एनी स्टेट। इन्हें इनके बाद क्या दिया जाता है? मौका दिया जाता है। किस किस को? एडवोकेट जनरल को, और आपके किसको? सेकंड एडिशनल सोलिसिटर जनरल को क्या दिया जाता है? इनके बाद बोलने का मौका दिया जाता है। यानी अगर अभी हमने एक छोटी सी बात सुनी थी कि अगर इतने सारे ये सारे व्यक्ति कहाँ खड़े हैं? कोर्ट में खड़े हैं, तो अब ये छोड़ने के सब एक साथ बोलेंगे। यानी इन्हें इनकी सीनियोरिटी के हिसाब से मौका कि पहले ये व्यक्ति अपनी बात रखेगा, फिर ये रखेगा, फिर ये रखेगा। और लास्ट में आ जाता है हमारा ई में आता है हमारा सीनियर एडवोकेट्स। यानी इनके बाद सेकंड के बाद किसको मौका दिया जाता है? हमारे सीनियर एडवोकेट्स का। यानी इसके बाद इन्हें, यानी उनकी सीनियरिटी के रोल के हिसाब से सीनियर एडवोकेट्स को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा।
और एफ में हमारे आ जाते हैं अदर एडवोकेट्स, यानी अब जो हमारे अदर एडवोकेट्स जो हमारे बचे हुए हैं, जब इन सब की बात पहले इनको मौका दिया जाएगा, उसके बाद किसको, जो अदर एडवोकेट्स जो क्या है नॉर्मल एडवोकेट्स हैं, यानी किसी भी स्टेट बार और काउंसिल में क्या है वो रजिस्टर्ड है, जो किसको छोड़कर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर। उसके बाद जितने भी एडवोकेट्स आते हैं वो अदर्स में आते हैं, यानी फिर उसके बाद सीनियोरिटी के हिसाब से इनकी बातों को सुना जाएगा। ये सब आपको कहाँ दिया गया है, ये सब आपको सेक्शन 23 के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट सेक्शन 24 जो आपके लिए मोस्ट 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 इंपोर्टेंट सेक्शन है, यानी देखिए जिन सेक्शन को मैं हाईलाइट सिर्फ सेक्शन को कर रही हूँ, तो ये तो याद रखिए कि ये तो आपको पता होना चाहिए ही चाहिए। 1 मिनट में भाई देखिए, यानी सेक्शन 24 में क्या बताया गया है, आपकी क्वालिफिकेशन और एनरोलमेंट, यानी इसमें एक वकील की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और उसका एनरोलमेंट होना जरूरी है। ये कहाँ बताया गया है, ये आपको सेक्शन 24 में बताया गया। वो कैसा होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, यानी कैसा होना चाहिए, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। कौन, जो एक वकील बनना चाहता है। नेक्स्ट, उसकी एज कम से कम कितनी होनी चाहिए, उसकी 21 ईयर्स की एज होनी चाहिए। बीसीआई द्वारा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से उसने क्या किया गया हो, लॉ, यानी किसी भी जो क्या है रिकॉग्नाइज्ड है बीसीआई द्वारा, कोई भी यूनिवर्सिटी उससे क्या ली हो, उसने लॉ की डिग्री ली हो। तो ये क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन है जो किसमें, एक वकील में होने जरूरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं 24A। 24A आपको कहता है डिस्क्वालिफिकेशन, यानी इसमें अब क्या बताया गया है, इसको भी थोड़ा ध्यान से ही पढ़िए, ये भी आपके लिए जरूरी है। अगर किसी को किसी क्रिमिनल ऑफेंस, यानी इस चीज का आपको बहुत अच्छा चाहिए, यानी अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्या क्रिमिनल ऑफेंस में क्या किया गया है, मोरल ट्रिब्यूट में सजा मिली है, यानी अगर किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में उसे क्या मिली है, सजा मिली है, या अनटचेबिलिटी या डावरी के चक्कर में उसको क्या के एक्ट के चक्कर में उस पर क्या है कोई भी केस हुआ है, तो उसके साथ क्या होगा, वो दोषी पाया गया तो उसे क्या होगा, 2 साल तक के लिए क्या कर दिया जाएगा, 2 साल के लिए उसका एनरोलमेंट क्या करा जाएगा, नहीं हो सकता, यानी वो 2 साल तक तो उसमें क्या होगा, एनरोल नहीं हो सकता। यानी इसमें डिस्क्वालिफिकेशन क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी क्रिमिनल ऑफेंस में या तो सजा हो गई है, या अनटचेबिलिटी या डाउरी एक्ट के तहत दोषी पाया गया, तो वो 2 साल तक क्या है, एनरोल नहीं हो सकता। किसमें एनरोल नहीं हो सकता, बीसीआई में एनरोल नहीं हो सकता। नेक्स्ट आ जाते हैं 25। 25 हमसे क्या कहता है, और 30 टू होम एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट में बी मेड, यानी एप्लीकेशन कहाँ जमा करनी है, ये क्या बताता है आपको, सेक्शन 25 बताता है। इसका सिंपल मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब है जब आप लॉ की पढ़ाई पूरी हो जाती है, यानी जब आप अपने लॉ क्या करते हैं कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको एडवोकेट बनने के लिए अपनी एप्लीकेशन कहाँ भेजने होते हैं, ये कानून बताता है। ये आपको सेक्शन 25 बताता है कि आपको जब आपकी लॉ की पढ़ाई पूरी होगी तो आप अपनी एप्लीकेशन कहाँ भेजेंगे। इसका रूल 1 क्या कहता है, इसका रूल 1 कहता है कि हर कैंडिडेट को अपना एनरोलमेंट एप्लीकेशन किसको देना होगा, स्टेट बार काउंसिल के पास देना होगा। यानी वो कहाँ से रजिस्टर्ड होते हैं, वो स्टेट बार काउंसिल के पास रजिस्टर्ड होते हैं, जहां वो फ्यूचर में प्रैक्टिस करने चाहते हैं। एप्लीकेशन को एक खास प्रैक्टिस फॉर्मेट में बनाना होता है, और उसके साथ वो अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की फीस वगैरह सब कुछ लगा पड़ती है। अब देखिए आपने क्या किया है, अब आपने आईबी का फॉर्म भी है, तो इसके साथ आपने इसकी फीस भी दी है, इसके साथ आपने एक फॉर्म भी भरा है, तो ये सब क्या होता है, ये आपका फॉर्म है। यानी आपको अपने एप्लीकेशन कहाँ जमा की, तो कहाँ जमा किया, अपने स्टेट बार काउंसिल में, यानी अपने अपने जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं वहीं से तो आपने फॉर्म भरा ना। वो क्या बताता है आपको, सेक्शन 25 बताता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 26। 26 किसकी बात करता है, सेक्शन 26 आपकी बात करता है अथॉरिटी टू सबमिट, यानी स्टेट बार काउंसिल के पास ही पावर है कि वो किसी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। यानी किसके पास पावर है, ये स्टेट बार काउंसिल के पास है। मान लीजिए अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, तो वो आपकी क्या कर सकते हैं, वो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, या आपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ सही से अपना फॉर्म भर के दिया है, तो वो इसको क्या करेंगे, वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। यानी ये पावर किसके पास है, ये पावर आपकी किसके पास है, एसबीसी के पास ये पावर होती है।
कहाँ बताया गया? सेक्शन 26 में। अब 26A क्या कहता है? 26A आपसे कहता है पावर टू रिमूव नेम, यानी किसके पास क्या है? पावर है किसकी? रिमूव करने की। किसके? नेम रिमूव करने की। कैसे? अगर किसी ने गलत तरीके से एनरोलमेंट कराया है तो वो क्या कर सकते हैं? उसको वहां से हटाया भी जा सकता है। यानी अगर आप किसी भी गलत तरीके से क्या हुआ एनरोल्ड हुए किसमें? बीसीआई में, तो आपको वहां से हटाया भी जा सकता है। ये कौन बताता है? आपको सेक्शन 26A बताता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 27। 27 आपसे क्या कहता है? ये आपसे को बताता है एप्लीकेशन 1 रिफ्यूज नॉट टू बी एंटरटेन बाय अनदर बार काउंसिल एक्सेप्ट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, यानी एक जगह से रिजेक्ट होने पर दूसरी जगह नहीं दाल नहीं गलेगी। अब इसने आपसे क्या कहा? इसने कहा है कि एप्लीकेशन 1 रिफ्यूज, यानी अगर एक जगह से आपकी क्या हुई? एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई, तो आप क्या करेंगे? दूसरी जगह से क्या करेंगे? अपनी क्या करेंगे? वो डाल सकते हैं एप्लीकेशन? नहीं डाल सकते। अगर आपके एक किसी सर्टिफिकेट में या किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है? आपको उन्हें खत्म करना है। ये नहीं कि सेम ही सिचुएशन के साथ आप किसी दूसरे स्टेट से क्या करें? जाके अपने आप को रजिस्टर कर, तो ऐसा नहीं होता। मतलब कि इसका सिंपल मतलब ये कि मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने स्टेट बार काउंसिल ऑफ यूपी में एनरोलमेंट के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसके किसी गलत काम की फ्रॉड की वजह से यूपी बार काउंसिल ने क्या कर दिया? उसकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया। जो मैंने आपको कहा कि यानी आपका कोई गलत डॉक्यूमेंट है या कोई भी आपने गलती या कोई भी फ्रॉड किया हुआ, उसकी वजह से हम लोग जैसे यूपी से हम कहाँ एनरोल होते हैं? हम यूपी में एनरोल होते हैं। अब हमने क्या किया? हम यहाँ से तो रिजेक्ट हो गया, तो हम ये सोचे हम जाके आरजे या एमपी में जाके अपना वो करा सकते हैं? नहीं होता। यानी इसका सीधा क्या है कि अगर रिजेक्ट है तो क्या वो किसी चालाकी देख करके दिल्ली या किसी भी स्टेट में क्या करेगा? बार काउंसिल में रजिस्टर हो सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। यानी ऐसा नहीं होता। अगर आपने कोई गलत कार्य किया और आपकी एप्लीकेशन किसी एक स्टेट, जिस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दी, तो आप किसी दूसरे स्टेट में भी जाकर वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। यानी इसका इसका क्या है? इसका एक एक्सेप्शन भी है। इसका एक्सेप्शन क्या है? कि इसका एक सीधा रास्ता है। क्या है वो सीधा रास्ता? कि आप तभी दूसरी बार काउंसिल की रिटन परमिशन अप्रूव हो। यानी आपको क्या करना पड़ेगा? पहले अपने डॉक्यूमेंट को क्या करना है? ठीक करना पड़ेगा। और आपके पास क्या है? दूसरी यानी किसी दूसरे स्टेट की बार काउंसिल की क्या है? रिटन परमिशन होनी चाहिए। यानी आपने उनसे स्टेट से और किसी दूसरे स्टेट से क्या मांगी? परमिशन कि जी मैं यहाँ से रिजेक्ट हो गया, मेरे फॉर्म में गलती थी, बट मैंने अभी ये ठीक कर ली। और आप वो सब कुछ ठीक करने के बाद आपको किसी दूसरे स्टेट ने क्या दी? परमिशन दे दी, तो आप क्या हो सकते हैं? बार काउंसिल में दोबारा रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ये क्या है? ये इसका एक्सेप्शन है। यानी पर एक्सेप्शन बात सीधी यही है कि उसके लिए आपको अपना जो आप जिस गलत तरीके से आप गए थे, जिस गलती की वजह से रिजेक्ट हुए थे, उसको आपको क्या करना होगा? खत्म करना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 28। सेक्शन 28 किसकी बात करता है? सेक्शन 28 आपको कहता है पावर टू मेक रूल्स, यानी इनके पास क्या है? रूल बनाने की पावर है। कैसे? किसके पास? मतलब कि स्टेट बार काउंसिल को एनरोलमेंट के पूरे प्रोसेस चलाने के लिए रूल्स बनाने की ताकत कौन देता है? कौन देता है? इनको ताकत देती है आपकी बीसीआई। यानी बीसीआई के तहत ही इनको ये परमिशन मिलती है कि वो अपने स्टेट के बार काउंसिल को चलाने के अपने स्टेट के हिसाब से क्या कर सकते हैं? रूल बना सकते हैं। यानी स्टेट बार काउंसिल को क्या क्या रूल बना सकती है? अब ये भी आपको पता चलिए कैसा? यानी एनरोलमेंट फॉर्म का फॉर्मेट कैसा होगा, ये भी इनके अंडर बनता है। रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी होगी, ये भी ये डिसाइड करते हैं। किस कैंडिडेट पर किसको एनरोल किया जाएगा या उनके एप्लीकेशन चेक किया जाएगा, ये भी। यानी स्टेट बार काउंसिल जो भी रूल बनाएगी उन्हें लागू करने से पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव करवाना जरूरी होगा। यानी एक स्टेट बार काउंसिल को क्या है? अपने यहाँ पे पावर है किस चीज की? रूल बनाने की। रूल कैसे? यानी एनरोलमेंट का फॉर्मेट, रजिस्ट्रेशन की फीस, कैंडिडेट्स का को एनरोल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बट उसे परमिशन किससे लेनी होगी? उसे इस सब की परमिशन लेनी होगी हमारी बीसीआई से। यानी वो बीसीआई से इस चीज की क्या परमिशन लेगी, तभी वो अपने स्टेट में क्या कर सकती है? रूल बना सकती है।
ठीक है, ये कहाँ पे दिया गया है, ये हमारा सेक्शन 28 हमें बताता है, यानी पावर टू मेक फोर। यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाता है, यानी हमने चैप्टर 3 सेक्शन 28 तक अपना एक्ट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा चैप्टर 4 राइट टू प्रैक्टिस, यानी जो हम एडवोकेट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, यानी हमें किस चीज का अधिकार मिला है, हमें चैप्टर 4 ने अधिकार दिया है राइट टू प्रैक्टिस का, यानी इसके अंदर हमें प्रैक्टिस करने का अधिकार दिया जाता है। कितने सेक्शन है इसके अंदर, 29 से स्टार्ट होते हैं और 34 तक जाते हैं, यानी ये बताता है कि कोर्ट में केस डालने का अधिकार किस किस के पास है। तो 29 क्या कहता है, एडवोकेट टू बी ओनली क्लास, यानी एडवोकेट क्या है, ओनली क्लास है जो क्या कर सकते हैं, जो कोर्ट में क्या डाल सकते हैं, केस डाल सकते हैं। यानी पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही क्लास के लीगल प्रैक्टिशनर होंगे, उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें एडवोकेट कहा जाएगा। क्या होगा, पुराने मुख्तार और वकील का सिस्टम खत्म, यानी अब क्या होगा, अब सभी को क्या कहा गया है, एडवोकेट कहा गया है। सेक्शन 19 आपको कहता है कि एडवोकेट टू बी ओनली क्लास, यानी अब आपको अलग अलग नाम से नहीं बुलाया जा सकता। वैसे लोग नॉर्मली बोलते हैं कि वकील साहब बोलते हैं कुछ भी, बट अब सिर्फ एक ही नाम रह गया है, वो है आपका एडवोकेट, यानी जो पुराना सिस्टम था मुख्तार से बोलने का, वकील करने का, वो क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट सेक्शन 30 आपसे क्या कहता है, सेक्शन 30 आपसे कहता है राइट टू एडवोकेट टू प्रैक्टिसिंग। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है हर उस बच्चे के लिए जो बच्चा क्या कर रहा है, एआईबी दे रहा है। यानी एआईबी वो क्यों दे रहा है, क्योंकि उसे क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, किस चीज का, प्रैक्टिस करने का, यानी कोर्ट के अंदर। तो ये सेक्शन आपको क्या देता है, वो राइट देता है। तो इस सेक्शन का आपको पता होना चाहिए, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जी। कितने वे हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हमें पता होना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पे हैंड टू हैंड आपको हाईलाइट सेक्शन को ही हाईलाइट कर दे, ताकि आपको पता होना चाहिए कि ये आपको पता होने बहुत जरूरी है। यानी एक बार रजिस्टर होने के बाद एक एडवोकेट पूरे इंडिया के किसी भी कोर्ट, किसी भी ट्रिब्यूनल, किसी भी अथॉरिटी के सामने बिना किसी रुकावट के क्या कर सकता है, प्रैक्टिस करता है। कब, जब उसे क्या हो गया, वो एनरोल हो चुका है। तो वो क्या है, अब उसे किस चीज का प्रैक्टिस करने का अधिकार मिल गया, कहाँ, पूरे किसी भी कोर्ट में, इंडिया के किसी भी कोर्ट में, किसी भी ट्रिब्यूनल में, वो किसी के भी सामने क्या कर सकता है, अपनी अथॉरिटी को यूज करके अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। ये कौन देता है, ये आपको सेक्शन 30 इस चीज का राइट देता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए 31 क्या कहता है, 31 कहता है स्पेशल प्रोविजन फॉर अटर्नीज, यानी अटर्नीज के लिए खास नियम। इसका मतलब क्या है, इस सेक्शन को समझने के लिए थोड़ा पुराना बैकग्राउंड जानना जरूरी है। यानी पहले क्या होता था, 1961 से पहले हाई कोर्ट, जिसे कलकत्ता या बॉम्बे हाई कोर्ट कहा जाता था, यानी कहाँ पे था पहले का हाई कोर्ट, या तो कोलकाता या बॉम्बे, क्या कहते थे उनको, वहां पे हाई कोर्ट हुआ करते थे। में एडवोकेट के अलावा एक और क्लास होती थी, कौन सी, वो होती थी अटर्नीज, यानी एडवोकेट के अलावा भी क्या होते थे, वहां पे अटर्नी होते थे। उनका काम थोड़ा अलग होता था। मतलब इस सेक्शन ने ये क्लियर किया है कि एडवोकेट एक्ट के लागू होने के बाद अगर किसी हाई कोर्ट का रोल पर किसी अटर्नी का नाम रजिस्टर था, तो उन्हें भी एक्ट के तहत क्या कहा जाएगा, एडवोकेट कहा जाएगा। यानी इससे पहले अगर कोई अटर्नी थे जिन्हें अटर्नी कहा जाता था, इस एक्ट के बनने के बाद उन्हें भी क्या कहा जाएगा, उन्हें भी एडवोकेट कहा जाएगा। यानी उन्हें उनके पुराने एक्सपीरियंस के बेस पर नए सिस्टम में एडजस्ट किया गया और उनके राइट को प्रोटेक्ट किया गया। यानी अगर वो अटर्नी थे तो उनको हटा नहीं दिया गया, बल्कि उनको भी एडवोकेट कहा गया। उनके जो राइट्स थे उनको क्या किया गया, प्रोटेक्ट किया गया, जिससे वो क्या है, वो अपने प्रैक्टिस को जारी रख सके। यानी आज के समय में क्या है, इंडिया में सिर्फ एक ही क्लास आती है एडवोकेट की, जिसे सेक्शन 29 कहता है। यानी जिसमें हम सेक्शन 29 में जो चीज हम अभी पढ़ के आए हैं कि अब सबको क्या कहा जाएगा, अब सबको एडवोकेट कहा जाएगा। इसीलिए ये सेक्शन पुराने प्रैक्टिशनर को नए सिस्टम में लाने के लिए ब्रिज, यानी किसकी तरह यूज होता है, पुल की तरह काम करता है। यानी पुराने सेक्शन को नए में लाने के लिए, यानी पुरानी चीजों को हटा दिया गया, अब सबको एक ही नाम दिया गया, वो है एडवोकेट्स का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 32। अब 32 क्या कहता है, 32 आपसे बात करता है पावर ऑफ कोर्ट टू परमिट नॉन एडवोकेट्स, यानी
किस चीज की? कोर्ट क्या देता है? परमिट दे रहा है। किसको परमिट दे रहा है? पावर दे रहा है। किसको? नॉन एडवोकेट्स को। यानी इस ये सेक्शन क्या है, ये भी देखिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ये वह सेक्शन है जिसका पता सिर्फ वकीलों को नहीं बल्कि जनरल पब्लिक को भी। यानी अगर कोई पर्सन एडवोकेट नहीं है, जिसका कोई आम नागरिक अपने केस खुद लड़ सकता है। आपने ये चीज सुनी होगी कि अगर किसी कोई व्यक्ति या कोई आम नागरिक है, अगर उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो अपने लिए एडवोकेट कर सके, तो वो कोर्ट में खड़े होकर अपना केस खुद लड़ सकता है। किसकी परमिशन पर? कोर्ट के परमिशन पर। तो ये पावर आपको कहाँ दी गई? ये पावर दी गई है सेक्शन 32 यानी एडवोकेट एक्ट का। सेक्शन 32 आपको पावर देता है कि अगर आपके पास आप एडवोकेट नहीं भी हैं और आप एडवोकेट नहीं कर सकते, तो आप अपना केस खुद कोर्ट में लड़ सकते हैं कोर्ट की परमिशन से। किसने बताई है आपको? सेक्शन 32 में ये राइट्स दिए। तो इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 33 क्या कहता है? ओनली रजिस्टर्ड एडवोकेट टू प्रैक्टिस। यानी इसमें सेक्शन 33 क्या कहता है? ओनली रजिस्टर्ड एडवोकेट, यानी जो रजिस्टर्ड एडवोकेट है वो ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी किसी कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आपके एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जो हम पढ़ के आए हैं, यानी आप ये जो पेपर देते हैं आईबी का, क्यों देते हैं? अपने आप को रजिस्टर्ड करने के लिए। उद्देश्य क्या है? आप लोगों का उद्देश्य एक ही है कि आपको रजिस्टर्ड होना है, जिससे आप किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सेक्शन 33 क्या कहता है कि कोर्ट में प्रैक्टिस वही वकील यानी वही एडवोकेट करेगा जो क्या है, जो पीसीआई में रजिस्टर्ड है या आपके स्टेट बार काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट सेक्शन 34 आपको क्या कहता है? 34 कहता है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल। यानी हाई कोर्ट के पास क्या है? पावर है। किस चीज की पावर है? रूल बनाने की। ठीक है, यानी हर हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो रूल बनाए कि उनके कोर्ट में एडवोकेट किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। यानी हर किसके पास? हाई कोर्ट के पास ये पावर होते हैं कि उनके जो उनका प्रेमिसेस है यानी उनका जो कोर्ट है उसके अंदर जितने वकील क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यानी वो उनके हिसाब से उनके ऊपर क्या बना सकते हैं? रूल बना सकते हैं। रूल कैसे? रूल यानी जैसे उनका ड्रेस कोड हो गया, यानी उनकी ड्रेस क्या होनी चाहिए, उनका वकालतनामा, यानी उन्हें अपना कोई भी केस फाइल करने से पहले वकालतनामा लगाना पड़ेगा। ये चीज है, कौन ये रूल बनाएगा? ये हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि उनके जो कोर्ट में जो व्यक्ति जो एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उनके लिए रूल बना सकते हैं कि आप बिना ड्रेस के कोर्ट में नहीं आएंगे, आप किसी भी केस को फाइल करने से पहले अपना वकालतनामा लगाइए। यानी इसी तरह के और भी रूल। यहाँ पे हमारा क्या हो गया? चैप्टर 4 खत्म हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा चैप्टर 5। इसमें टोटल चैप्टर 8 है, यानी 5th पे अब हम आ चुके हैं। चैप्टर 5 आपसे क्या कहता है? कंडक्ट ऑफ एडवोकेट सेक्शन। यानी ये इसमें क्या है? कंडक्ट की बात की गई। किसके? एडवोकेट्स के। कहाँ से जाते हैं? 35 से जाते हैं और 44 तक इसके टोटल सेक्शन जाते हैं। यानी एडवोकेट के बिहेवियर और डिसिप्लिन को लेकर रूल्स और पनिशमेंट। यानी अब देखिए क्या है, एक एडवोकेट को पावर तो दे दी गई है कि वो अपना किसी कहीं भी केस लड़ सकते हैं, उन्हें उनके पास सबसे ज्यादा पावर होते हैं। ऐसे ये हकीकत है कि एक वकील के पास सबसे ज्यादा पावर होती है। पर आपको पता है कई बार कुछ वकील यानी कुछ एडवोकेट अपने पावर का मिसयूज भी करते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर 5 है ये क्या कहता है? आपके कंडक्ट यानी आपके बिहेवियर, आपके डिसिप्लिन और आपकी पनिशमेंट की बात करते हैं। यानी अगर आप कोई चीटिंग करे, कोई धोखाधड़ी करे, अपने क्लाइंट के साथ कुछ गलत करे, तो आपको पनिश भी किया जा सकता है। ये सब कुछ आपको कहाँ बताया गया? ये आपको चैप्टर 5 में सेक्शन 35 से 44 के अंदर बताया गया है। तो 35 आपसे क्या कहता है? 35 आपको कहता है पनिशमेंट फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। यानी ये पनिशमेंट की बात करता है किसकी? प्रोफेशनल्स की, यानी उनके जो मिसकंडक्ट है उसके बारे में। यानी अगर कोई एडवोकेट क्लाइंट के साथ धोखा करता है या कोर्ट के रूल तोड़ता है यानी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है। अब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कैसे हो गया भाई? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मतलब है कि जो कोर्ट ने जो नियम जो रेगुलेशन बनाए आप उनको ब्रेक कर रहे हैं, उनके खिलाफ जा रहे हैं, उनसे अलग होकर काम कर रहे हैं, या आप अपने किसी भी क्लाइंट के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, यानी आप उससे झूठ में पैसे खींच रहे हैं, उसके केस को ज्यादा लंबा खींच रहे हैं। तो इस तरीके से तो बार काउंसिल की डिसिप्लिन कमेटी उन्हें ये सजा दे सकती है। अब ये सजा कौन सी है? ये सजा आपको पता होनी चाहिए। यानी कौन दे सकती है सजा? डिसिप्लिन कमेटी। ठीक है, क्या कौन कौन सी सजा है आपकी? कंप्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है, रिप्रेम एक मिनट भाई,
रिप्रिमेंड करना मतलब कि डांट लगाना, वार्निंग देना, यानी अगर वो कोई भी गलत कार्य कर रहे हैं तो उनको डांट लगाई जा सकती है, वार्निंग दी जा सकती है कि आप गलत जा रहे हैं। अगर वो इससे नहीं सुधरे तो उनको क्या किया जा सकता है, कई बार उनका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाता है। यानी सबसे पहले क्या आता है इसमें, कंप्लेंट को रिजेक्ट करना, दूसरा उनको डांट लगाना या फिर उनको वार्निंग देना, या फिर कुछ टाइम के लिए सस्पेंशन यानी प्रैक्टिस पर रोक, यानी उनको लिए क्या कर दिया जाता है, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। जो मैंने आपको कहा है कि पहले उनको डांट लगाई दी जाएगी, उसके बाद नहीं माने उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। डी क्या होता है, नेम रोल से हमेशा के लिए डिलीट कर देना। अब यानी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा उनका लाइसेंस को कैंसिल कर देना। यानी अगर आप बिल्कुल ही बार काउंसिल के अगेंस्ट जा रहे हैं, जो रूल बनाए उनको तोड़ रहे हैं, या अपने क्लाइंट को अननेसेसरी परेशान कर रहे हैं, उनको झूठ में उनसे पैसा हट रहे हैं, या उनका केस बीच में छोड़ के भाग रहे हैं, यानी कोई भी ऐसा काम जो क्या है जो बिल्कुल गलत तरीके से माना जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा, लाइसेंस तक कैंसिल कर दिया जाता है। क्या कौन बताता है आपको, सेक्शन 35 बताता है। यानी सेक्शन 35 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए इसको भी हम क्या कर देते हैं, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमें ये पता रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 36। अब सेक्शन 36 से किसकी बात करता है, ये डिसिप्लिनरी पावर ऑफ बीसीआई की, यानी बीसीआई जो पावर के पास जो पावर है किस चीज की, रूल्स बनाने की। यानी अगर कोई मामला पूरे देश के लेवल का है या किसी ऐसे एडवोकेट के खिलाफ है जिसका नाम स्टेट रोल में नहीं पर बीसीआई के पास है, यानी स्टेट में तो वो क्या है, एनरोल नहीं है, पर वो बीसीआई में एनरोल है, तो बीसीआई खुद एक्शन ले सकती है। यानी उसमें क्या होगा, अगर एक व्यक्ति है, कोई एक ऐसा वकील है जो क्या है स्टेट बार में तो क्या है एनरोल नहीं है, पर वो बीसीआई में एनरोल है, तो बीसीआई खुद एक्शन लेके उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है, यानी उसके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन ले सकती है। ठीक है, ये कौन बताता है आपको, सेक्शन 36। 37 क्या कहता है आपको, अपील टू बीसीआई। यहाँ पे क्या बताता है, ये अपील के बारे में बताता है बीसीआई। यानी अगर कोई भी स्टेट बार काउंसिल सेक्शन 35 के डिसीजन से खुश नहीं है, अभी हमने सेक्शन 35 में क्या पूछा है कि अगर कोई वकील क्या कर रहा है, कोई ये भी मिसकंडक्ट कर रहा है, तो उसको क्या करती है स्टेट बार काउंसिल, क्या करती है, उसको सजा देती है। अब वो क्या करता है, वो वहां पे खुश नहीं है, नहीं उसे उसका डिसीजन सही नहीं लगा कि भाई मैं तो ऐसा नहीं था, मुझे जबरदस्ती सजा दी गई, तो उसके पास कितने दिनों का टाइम है, देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, उसके पास 60 डेज का टाइम होता है कि 60 डेज के अंदर वो बीसीआई के पास अपील कर सकता है, यानी उसके पास अपील का अधिकार है। किसको कर सकता है वो, बीसीआई को, कितने दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर। कौन से, सेक्शन 35 में अगर उसके ऊपर क्या किया गया है, कोई एक्शन लिया गया और उसको लगता है कि ये मेरे खिलाफ गलत हुआ, तो बीसीआई को 60 डेज के अंदर क्या कर सकता है, अपील कर सकता है कि जी आप इसको सुनिए, मुझे गलत तरीके से हटाया गया, या मेरा लाइसेंस रिजेक्ट कर दिया गया, या मेरा केस रिजेक्ट कर दिया गया, कुछ भी कोई कारण। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 38। 38 आपसे कहता है अपील टू सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे आप कहाँ अपील कर सकते हैं, आपके पास पावर है सुप्रीम कोर्ट में। यानी अगर कोई बीसीआई के डिसीजन से भी संतुष्ट नहीं है, यानी आपने क्या किया, पहले 60 डेज में कहा अपील लगाई बीसीआई में, अब आप क्या हो गए, बीसीआई के भी डिसीजन से संतुष्ट नहीं है, यानी आपको नहीं लगा कि बीसीआई ने भी आपके लिए सही डिसीजन लिया, तो आप कितने डेज के अंदर, 60 डेज के अंदर कहाँ कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, कहाँ, सीधे सुप्रीम कोर्ट में। यानी कितने, अगर आप बीसीआई के डिसीजन के से भी खुश नहीं है तो आप 60 दिन के अंदर सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। कब, अगर आपने बीसीआई में कंप्लेन की, बीसीआई ने जो डिसीजन दिया आप उससे भी खुश नहीं है, तो सेक्शन 38 कहता है तो आप उसके खिलाफ, बीसीआई के खिलाफ भी 60 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं। यानी ये अधिकार किसको दिए गए, ये सारे अधिकार एडवोकेट्स को दिए गए। और सेक्शन 39 हमसे क्या कहता है, अल्टरेशन इन डेट ऑफ डिसीजन, यानी फैसले की डेट में बदलाव या बदला हुआ नियम। सीधा मतलब क्या है इसका, अगर स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी ने किसी एडवोकेट के खिलाफ कोई फैसला यानी कोई ऑर्डर सुनाया है, तो उस फैसले को कब लागू माना जाएगा, ये कौन बताता है, ये आपको सेक्शन 39 बताता है। यानी जब तक कमेटी खुद कोई अलग डेट तय न कर दे तब तक वो फैसला तुरंत लागू नहीं माना जाता, यानी जब तक वो कोई एक डेट तय नहीं करेगी कि ये फैसला तब से लागू होगा, जब तक उस फैसले को
को भले ही वो आ गया, उसको लागू नहीं माना जाता। लेकिन अगर कोई चाहे तो वो ऑर्डर पर स्टे, यानी ऑर्डर पर क्या ले सकता है, स्टे ले सकता है, लगवाने के लिए अप्लाई कर सकता है, ताकि जब तक अपील चल रही हो तब तक उसका लाइसेंस सस्पेंड ना हो। यानी ये किसको अधिकार मिले हुए, देखिए सारे अधिकार वकील को मिले हुए। अब क्या हुआ, जैसे कोई डिसीजन आ गया, पर डिसीजन जब तक लागू नहीं माना जाएगा जब तक कोई डेट फिक्स नहीं हो रही। अब कोई क्या वकील अगर उसे लग रहा है कि नहीं ये मेरे खिलाफ सही नहीं हो रहा, तो वो क्या कर सकता है, उस पर स्टे लगवा सकता है। और स्टे जब तक वो लगवाएगा, यानी जब तक वो स्टे लगा हुआ है, अपील चल रही है, यानी उस पर सुनवाई चल रही है, तो तब तक क्या होगा, उसका लाइसेंस सस्पेंड और वो अपना काम करता रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 40। सेक्शन 40 आपसे क्या कहता है, स्टे टू ऑर्डर। यानी इसमें क्या है, इसमें होता है आपका स्टे लेना किस पर, और किसी भी ऑर्डर पर। यानी ये आपसे क्या कहता है, इसका सीधा मतलब है अगर किसी एडवोकेट का लाइसेंस सस्पेंड हो गया है और उन्होंने उस डिसीजन के खिलाफ अपील फाइल की है, यानी स्टेट बार काउंसिल के खिलाफ बीसीआई में, या बीसीआई के खिलाफ कहा, सुप्रीम कोर्ट में। यानी ये जो आपकी लाइन है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए जितने भी बच्चे हैं जो चाहे इस एक्ट को, बहुत बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं, तो वो क्या है, उन्हें अपने रूल यानी अपने अधिकारों का ही नहीं पता होता। यानी सेक्शन 40 आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको क्या कहता है, स्टे का आपको अधिकार देता है। यानी अगर आपने स्टेट बार काउंसिल के खिलाफ बीसीआई में कंप्लेन की है, बीसीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्या की है, कंप्लेन की है, तो क्या उनकी सजा तुरंत शुरू हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। जब तक अपील का फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक कोर्ट या अथॉरिटी के पास अपील की जाएगी, बीसीआई या सुप्रीम कोर्ट वो स्टेट बार काउंसिल के उन सस्पेंशन ऑर्डर पर स्टे यानी टेम्परेरी रोक लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि अपील चलेगी तब तक वो एडवोकेट अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकता है। यानी आपको देखिए, अब आप खुद बताइए, अगर आपने एक्ट पहले पढ़ा था तो आपको क्या ये रूल्स पता थे, या अगर आप ये एक्ट पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप बताइए क्या ये रूल जानना आपके लिए जरूरी थे या नहीं। क्योंकि देखिए जब तक आपको क्या हुआ, स्टे आपने ले लिया यानी टेम्परेरी रोक लग गई, तब तक आपके पास अपनी प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है। यानी चाहे जब तक यानी वो केस कंप्लीटली खत्म नहीं हो जाता, यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक ये नहीं है कि आपको ऊपर कोई नियम लग गया, आपको कोई पनिशमेंट मिल गई तो आप अपनी प्रैक्टिस छोड़ सकते हैं, नहीं। जब तक अपील चल रही है तब तक आपके पास अपनी प्रैक्टिस करने का अधिकार बना हुआ है। तो ये सेक्शन 40 एडवोकेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी। नेक्स्ट आ जाते हैं 41। 41 आपसे क्या कहता है, अल्टरनेशन ऑफ इन रोल। यानी अगर किसी एडवोकेट को सस्पेंड या रिमूव किया जाता है तो उसकी एंट्री स्टेट रोल में से तुरंत चेंज की जाएगी। यानी अगर देखिए अल्टरेशन क्या कहता है, यानी अगर किसी एडवोकेट को क्या किया गया है, किसी एडवोकेट को सस्पेंड किया गया है या क्या किया गया है, उसको रिमूव किया गया है। कहाँ से रिमूव किया गया है, किसी भी स्टेट से, यानी उसको किसी भी स्टेट किसे क्या किया गया है, रिमूव। तो उसकी जो एंट्री है, जो उसकी एंट्री क्या किया गया, जो एंट्री यानी जिस लिस्ट में उसका नाम चढ़ा हुआ था उसको क्या किया गया, तुरंत ही क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, यानी उसको हटा दिया जाएगा। अगर उसकी क्या कर गई है, उसके प्रैक्टिस पे रोक लगा दी गई तो एंट्री को क्या होगा, तुरंत ही चेंज कर दिया जाएगा। ये आपको कौन बताता है, सेक्शन 41 बताता है। अब सेक्शन 242 आपसे क्या कहता है, पावर ऑफ डिसिप्लिनरी। यहाँ पे ये पावर ऑफ डिसिप्लिनरी का मतलब क्या है, किसकी, कमेटी की। यानी इसका सिंपल मतलब क्या है, जब किसी एडवोकेट के खिलाफ मिसकंडक्ट यानी किसी भी गलत काम का केस चलता है तो बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी के पास वही सारी पावर होती हैं जो सिविल कोर्ट के पास होती हैं। यानी उसके पास कौन कौन सी पावर होती हैं, जो एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं, वही सारी पावर किसके पास होंगी, वही सारी पावर डिसिप्लिनरी कमेटी के पास होंगी। यानी उसके खिलाफ, जो इस वकील के खिलाफ क्या हुआ, मिसकंडक्ट का कोई भी केस लगा हुआ है, यानी उसके लिए उसमें कोई अपना फैसला दे सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना ताकत। अब इसमें ताकत क्या है, मतलब कि किसी भी व्यक्ति को समन भेजना, बुलाना या उनके गवाही पर बोलने के लिए मजबूर करना, किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल को कोर्ट में पेश करने का ऑर्डर, इसी का सो
किसी भी व्यक्ति को समन भेजने यानी बुलाना और उनकी गवाही पर बोलने के लिए मजबूर करना, किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल को कोर्ट में पेश करने का ऑर्डर देना, एविडेंस यानी सबूत को एफिडेविट पर लेना या किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड का या कॉपी का किसी भी कोर्ट या ऑफिस के सामने मंगवाना। ये सब कहाँ दिया गया है, ये सब किसके पास पावर है, ये सब पावर एंड डिसिप्लिनरी कमेटी की। अभी हमने क्या पढ़ा है कि इसके पास पावर होती है, कितनी पावर होती है, जितनी पावर होती है एक सिविल कोर्ट के पास, तो वही पावर होते हैं डिसिप्लिनरी कमेटी के। यानी अगर किसी व्यक्ति पर क्या लगे, किसी भी एडवोकेट पर मिसकंडक्ट का क्या लगा हुआ है, केस लगा हुआ है, तो बीसीआई के पास वही पावर होंगी। तो उसकी तरह वो कर क्या सकता है, यानी उसकी ताकत क्या है, वो कर क्या सकता है। बीसीआई की जो कमेटी है वो कर क्या सकती है, वो कर सकती है यानी किसी भी व्यक्ति को समन भेजकर बुला सकती है, किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल को कोर्ट में जमा करने के लिए ऑर्डर दे सकती है, एविडेंस या एफिडेविट पर लेना या किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड या कॉपी को किसी भी कोर्ट या क्या ऑफिस के सामने मंगवाने का अधिकार भी वो अपने पास यानी वो डिसिप्लिनरी कमेटी रखती है। ये क्या है, ये उसके राइट्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 43। अब 43 आपसे क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग, यानी यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, यानी खर्चा कौन देगा। अब इसका सीधा मतलब क्या है, इसका सीधा मतलब है देखिए केस चलने में जो भी खर्चा होता है उसका क्या होगा, यानी उसको कौन बियर करेगा। यानी डिसिप्लिन कमेटी के पास ये पावर है कि वो ये तय करेगी कि केस का खर्चा कौन करेगा। यानी किसके पास पावर है, ये पावर है डिसिप्लिनरी कमेटी के, जो अपने आप में क्या एक पावरफुल है, यानी इसके पास सारी सिविल कोर्ट के तरह ही पावर होती है। अब वो ही ये तय करेगी कि खर्चा कौन करेगा। यानी अगर कंप्लेन झूठी पाई गई तो कंप्लेन करने वाले को एडवोकेट के खर्चे का भुगतान करना पड़ेगा। यानी अगर कंप्लेन क्या है, झूठी है, तो उसको जिसने कंप्लेन की है उसे क्या करना पड़ेगा, एडवोकेट का भुगतान यानी एडवोकेट की फीस देनी होगी। नेक्स्ट, और अगर एडवोकेट दोषी पाया गया तो उन्हें खर्चा भरना पड़ सकता है। ये ऑर्डर बिल्कुल कोर्ट के यानी डिक्री यानी फैसले की तरह लागू होता है। यानी मान लीजिए अगर किसी कोर्ट ने, किसी एडवोकेट ने क्या किया, अपने क्लाइंट के साथ धोखाधड़ी करी, चीट किया, कुछ भी किया, अगर वो क्या पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे ही खर्चा, सारा खर्चा उसको देना पड़ेगा। ये कैसा होगा, ये कोर्ट की तरह डिग्री की तरह ही फैसला माना जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 44। अब सेक्शन 44 आपसे क्या कहता है, ये आपसे कहता है रिव्यू ऑफ ऑर्डर बाय डिसिप्लिनरी, यानी अपने ही फैसले को बदलना। यानी इनके पास डिसिप्लिन जो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है उसके पास पावर होती है कि वो अपने फैसले को बदल भी सकती है। यानी इसका क्या है, इसका मतलब यही है अगर कोई सबूत सामने आता है या फैसले में कोई साफ साफ गलती दिखती है तो डिसिप्लिनरी जो कमेटी है वो क्या कर सकती है, उसको चेंज कर सकती है, यानी उसको क्या कर सकती है, रिव्यू कर सकती है, उसको बदल सकती है। लेकिन एक शर्त है। अब ये शर्त क्या है, अगर फैसले स्टेट बार काउंसिल का था तो उन्हें रिव्यू करने से पहले काउंसिल यानी बीसीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। यानी अगर किसका फैसला था, अगर वो फैसला बीसीआई स्टेट बार काउंसिल का था तो उन्हें किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, उन्हें उससे रिव्यू करने से पहले किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, उन्हें बीसीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। हमारे पास लास्ट में क्या बचता है, देखिए हमारे पास लास्ट में बचता है हमारा चैप्टर 6 और 7 जो हमारा लास्ट है। इसमें बात किस की होती है, मिसलेनियस की बात हो रही है और पेनल्टीज की, जो हमारे सेक्शन 45 से 60 तक बात करता है। यानी इसमें रूल और सजाओं के बारे में बात की गई है। तो 45 क्या कहता है, पेनल्टी फॉर लीगल प्रैक्टिस, यानी किसके बारे में बात करता है, पेनल्टी फॉर लीगल प्रैक्टिस के बारे में। यानी अगर कोई इंसान कोर्ट में एडवोकेट बनकर प्रैक्टिस करता है जो इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे कितने 6 महीने तक की सजा हो सकती है। यानी देखिए अगर एक व्यक्ति है जो क्या है, जो रजिस्टर्ड नहीं है और वो क्या कर रहा है, वो कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है बिना रजिस्टर्ड हुए, तो उसको कितनी सजा होगी। इसमें ये हमने पहले सजा पढ़ी है, कितनी है, इसमें 6 महीने की सजा है और इसमें क्या है, जेल तक हो सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं 46। अब 46 आपसे क्या कहता है, 46 आपसे कहता है पेमेंट ऑफ पार्ट ऑफ एनरोलमेंट फीस ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी फीस का बंटवारा कैसे, यानी जब कोई नया लॉ ग्रेजुएट स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होता है तो वो रजिस्ट्रेशन फीस भरता है जो आप सभी ने दी है।
यानी जब आपने अपना आई का पेपर फॉर्म भरा है तो आपने क्या दिया, फीस दी है ना, तो इसी सेक्शन के तहत उस फीस को क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। यानी इस सेक्शन का आप लोगों को क्या है, पता होना चाहिए। यानी इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि जब आप किसी भी स्टेट बार काउंसिल में क्या होता है, एनरोल होने के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको क्या भरनी पड़ती है, एक फीस देनी पड़ती है। यानी वो फॉर्म की फीस आप भरते हैं तो वो कौन तय करता है, वो इसी सेक्शन के अंदर क्या होती है, फीस तय की जाती है। यानी बार काउंसिल को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजना पड़ता है। यानी हर स्टेट बार काउंसिल अपने पास जमा होने वाले एनरोलमेंट फीस का कितना 20% हिस्सा किसको देती है, बीसीआई को देती है। क्यों, क्योंकि ताकि देखिए जो वकीलों का खर्चा है या और भी जो खर्चे हैं वो यहीं से पूरे किए जाते हैं। यानी बीसीआई देश भर के ऑपरेशंस और वेलफेयर स्कीम को चला सके। यानी जो जितनी भी वेलफेयर स्कीम है किसके लिए, एडवोकेट्स के लिए, उन्हें वो चला सके। इसलिए हर स्टेट कितना देता है, उन्हें 20% देता है। किसको देता है, बीसीआई को। किसका, एनरोलमेंट फीस का। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट आ जाइए 47 से कहता है रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट, यानी दूसरे देश के वकीलों के साथ वैसा ही बर्ताव जैसा आप अपने देश में रखते हैं। यानी अगर कोई फॉरेन कंट्री जैसे इंग्लैंड या अमेरिका का सिटीजन है या वहां का क्या है, वो नागरिक है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं इंडिया में आकर क्या कर रहा है, वो प्रैक्टिस करना चाहता है, तो आप उसके साथ क्या, वो उसके लिए क्या रूल होंगे, आप उसके साथ वही व्यवहार करेंगे जो आप अपने देश के नागरिक के साथ करते हैं। यानी आपको उनके साथ भी सेम ही व्यवहार रखना है। अगर कोई बाहर के कंट्री का व्यक्ति आपके देश में आकर प्रैक्टिस कर रहा है तो आप उनके साथ भी एक वो ही व्यवहार रखेंगे जो आप अपने देश के नागरिकों के साथ रखते हैं। नेक्स्ट 48 ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इनके जनरल नॉलेज आपके लिए जरूरी कि आपको इन्हें सिर्फ जानना है। जितने इंपॉर्टेंट थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कितने इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको पढ़ने चाहिए, यानी जो आपके लिए एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल है, यानी जिनकी आपको क्या है एग्जाम में जरूरत है, तो वो सेक्शन में आपको सारे बता चुकी हूँ। यानी उनके सेक्शन का आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से सेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना आज का हमारा लास्ट टाइम चल रहा है। 1 मिनट भाई रुकना जरा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना 48 हमसे क्या कहता है, इंडिमिनिटी अगेंस्ट सूट, यानी कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा। इंडिमिनिटी ऑफ अगेंस्ट ऑफ सूट, इसके बारे में क्या उन बात करता है, सेक्शन 48 करता है। इसका मतलब क्या है, बार काउंसिल के मेंबर या ऑफिसर्स काम करते समय जो भी डिसीजन लेते हैं, जैसे किसी के लाइसेंस कैंसिल करना क्योंकि उनके खिलाफ कोई कोर्ट में केस ठोक सकता है। मतलब अगर बार काउंसिल या उसकी किसी कमेटी ने गुड फेथ यानी साफ नियत में से या इस एक्ट के तहत कोई काम किया है तो उनके खिलाफ को कोई भी लॉ सूट यानी उनके खिलाफ कोई भी केस प्रोसिक्यूशन या कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। उन्हें पूरी कानूनी सुरक्षा क्या मिलती है, उन्हें यहाँ पे क्या मिली है, पूरी कानूनी सुरक्षा मिली है। यानी उनके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट 48A, ये आपसे कहता है रिविजनरी पावर ऑफ बीसीआई के पास है कि पावर है कि कोई भी वो किसी भी स्टेट बार काउंसिल के रिपोर्ट मंगवा सकते हैं, चेक कर सकते हैं सब ठीक से काम कर रहे हैं। ये कौन बताता है, ये आपको रिविजनरी पावर कौन दे रहा है बीसीआई को, ये दे रहा है 48A। यानी वो किसी भी स्टेट से वहां की लिस्ट मंगवा सकता है कि वहां का क्या काम सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, इस चीज को वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। किसके अंदर, आपके सेक्शन 48 के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हमारा एक्ट कंप्लीट ही होने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना सेक्शन 49, यानी किसकी बात कर रहा है, जनरल पावर ऑफ बीसीआई की बात कर रहा है, टू मेक रूल्स, यानी जो बीसीआई क्या करते हैं, रूल बनाने की जो पावर रखती है। यानी जिसका कि हमने पहले पढ़ा है कि ये बीसीआई की सबसे बड़ी पावर है कि इसके तहत बीसीआई एडवोकेट के लिए ड्रेस कोड, प्रोफेशनल एथिक्स, सच बोलना, क्लाइंट का पैसा ना खाना और लॉ कॉलेज के एडमिशन रूल्स तक तय करती है। कौन तय करती है, बीसीआई। किसके अंदर, सेक्शन 49 के अंदर। यानी सेक्शन 49 के अंदर क्या बताई हुई है, जनरल पावर बताई है किसकी, बीसीआई की। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाते हैं 49A, सॉरी 49A आपको कहता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी यहाँ पे किसकी पावर बताई गई है, यहाँ पे पावर आपको बताई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की। यानी कभी ऐसी जरूरत पड़े जहां बीसीआई रूल नहीं बना पा रही है या कोई बड़ा बदलाव चाहिए तो कौन वहां पे किसको पावर है इस चीज की, उसको वहां पे पावर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी केंद्र सरकार के पास ये पावर है कि वो भी एक्ट के तहत रूल बना सकती है या गवर्नमेंट के रूल्स बीसीआई के रूल पर भारी पड़ सकता है। तो ये कौन बताता है, आपको 49A बताता है। सेक्शन 50 क्या रिपील हो चुका है यानी इसको खत्म कर दिया गया। 51 आपसे कहता है द रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर किसी भी दूसरे कानून में वकील, प्लीडर या बैरिस्टर जैसे शब्द लिखे हैं तो एक्ट के आने के बाद उन्हें क्या किया गया है, उन्हें सिर्फ एक ही वर्ड बोला गया, वो है एडवोकेट, है ना। उन्हें क्या बोला जाएगा, एडवोकेट ही बोला जाएगा। ये कहाँ का रूल है, ये आपका कौन देता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल है। यानी अगर कहीं भी कोई भी किसी भी एक्ट में क्या लिखा है, वकील का, प्लीडर का, बैरिस्टर लिखा है, तो इस एक्ट के आने के बाद उन सबको क्या बोला जाएगा, उन सबको एडवोकेट ही समझा जाएगा। 52 आपसे कहता है सेविंग ऑफ पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी ये सेक्शन सुप्रीम कोर्ट को एक खास पावर देता है। कैसी, एडवोकेट एक्ट रूल अपने ये जगह है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 145 के तहत क्या है, अपने कोर्ट के अंदर आदमी एडवोकेट को प्रैक्टिस करने के रूल बनाने की पूरी क्या दी गई, आजादी दी गई है। किसके अंदर, आर्टिकल 145 के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन नंबर 53 से 57। देखिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें क्या आपको पता होना चाहिए, यानी ट्रांसलेशन प्रोविजनल है, यानी बदलाव के समय के नियम दिए गए। किसमें, 53 से 57 में। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा सेक्शन 60 रहेगा। इस हमारा जो सेक्शन 58, 58A, 58B स्पेशल प्रोविजन, यानी कुछ स्टेट यहाँ यूनियन टेरिटरी जैसे जम्मू एंड कश्मीर, गोवा, दमन एंड दीव के लिए स्पेशल रूल बनाए गए हैं थे कि वहां की पुरानी प्रैक्टिशनर को एक्ट के तहत एनरोल किया जा सके। ये कौन बताता है, ये सब आपको बताते हैं 58, 58A, 58B। यानी इनके अंदर क्या है कि इन जैसे जो कुछ जगह यानी जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है उनके अंदर जो पुराने प्रैक्टिशनर है उनको सीसीबी एक्ट के तहत क्या किया जाएगा, एनरोल किया जाएगा। 59 आपसे क्या कहता है, रिमूव ऑफ डिफिकल्टीज, यानी अगर एक्ट को इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है, यानी इम्प्लीमेंट करना है यानी उसको लागू करना में कोई भी मुश्किल आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में ऑर्डर निकाल कर उस मुश्किल को दूर कर सकते हैं। यानी 59 आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसमें क्या कहता है, ये रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज की बात करें, यानी अगर किसी भी एक्ट को क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या रही है, कोई भी यानी उसको लागू करने में क्या रही है, कोई मुश्किल आ रही है तो उसमें क्या करेगी, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गजट में क्या करके, ऑफिशियल गजट में ऑर्डर निकालकर उसमें उस मुश्किल को क्या कर सकती है, उस मुश्किल को दूर कर सकती है। यानी इस पावर के लिए एक लिमिट होती है कि यहाँ कानून लागू होने के कुछ साल तक ही उसे क्या किया जैसे उसे यूज कर सकती है। लास्ट आ जाता है आपका सेक्शन 60 जो हमारे इस एक्ट का लास्ट सेक्शन है, जो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, यानी आपको इस सेक्शन का पता होना जरूरी है। यानी पावर और सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल इन सर्टेन केस, यानी कुछ केस में किसकी पावर है, किसको पावर है, सिर्फ आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है। कैसे, जब तक स्टेट बार काउंसिल या पीसीआई पूरी तरह से पूरे ढंग से नहीं बन जाती, यानी जब तक बीसीआई क्या नहीं बन जाती, पूरी तरह से नहीं बन जाती है, स्टेट बार काउंसिल पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाती, तब तक के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल बनाने की क्या दी गई है, यहाँ पे टेम्परेरी पावर दी गई है। तो ये चीज आपको पता होनी जरूरी है क्योंकि ये सेक्शन कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाले सेक्शन है। तो यानी जिन सेक्शनों का हमें पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं उनको हमें पता होना जरूरी है। नेक्स्ट आ जाता है, अब इसमें लास्ट में आ जाता है आपका एक शेड्यूल, जो इसमें एक शेड्यूल दिया गया। अब इस शेड्यूल का काम क्या है, इसमें एडवोकेट एक्ट
1961 के आखिर में क्या दिया गया, आपको एक अनुसूची यानी एक आपको शेड्यूल दिया गया। इसका काम क्या है इस शेड्यूल का, इस शेड्यूल में उन सारे पुराने कानून और एक्ट की लिस्ट दी गई है जिनसे क्या है नए कानून या तो पूरा खत्म कर दिया गया है या उन्हें उनका कुछ हिस्सा बदल गया। यानी इस शेड्यूल के अंदर आपको वो सब लिस्ट दी गई है जिससे या तो पुराना रिपील हो गया या उसका कुछ हिस्सा बदल गया है। जैसे ही एडवोकेट एक्ट लागू होता है तो शेड्यूल में लिखा है कि सारे पुराने कॉलोनियल यानी अंग्रेजों के समय के लॉ जैसे लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट के भी बचे कुछ सेक्शन को ऑफिशियली बंद कर दिया गया है ताकि कानून में कोई कंफ्यूजन ना रहे। यानी इसके आने के बाद अनुसूची यानी शेड्यूल ये कहता है कि जो हमारा पुराना एक्ट एडवोकेट एक्ट के आने से पहले जो था उसको पूरी तरह से बदल दिया गया। अब वो पुराना एक्ट यहाँ पे अब लागू नहीं होगा। तो हमारी क्लास में यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है वन शॉट में एडवोकेट एक्ट, जिसमें हमने अपने 1 से 60 तक यानी अपने 7 चैप्टर 60 सेक्शन एक ही क्लास में बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज में समझ लिए। अब इसमें मैं आपको एक एक चीज बता देती हूँ कि आपका जो सेक्शन 16 है, 24 है, 30 है, 45 और 60 ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप अपने 80% क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। यानी आपका डेफिनेशन क्लॉज और इससे अलग ये सेक्शन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको इस क्लास में कुछ ऐसा है कि जो आपको अभी नहीं समझ में तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए। देखिए मेरा इस क्लास को लाने का सिर्फ एक ही मोटिव था क्योंकि बहुत से बच्चों की ही कमेंट थे कि उनको एक्ट समझ नहीं आता, इसलिए मैंने इसे बीयर एक्ट की लैंग्वेज से अलग करके एक सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने लाया गया ताकि आपको इसे पढ़ना और समझना बहुत आसान हो जाए। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी थी और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंचते रहे। हमारी एआईबी की भी सीरीज चल रही है, जो बच्चे एआईबी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो एमसीक्यूज के उन सीरीज को जाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।